हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो चलो बेटा, आज हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक आपको मैं न्यूज़ देने जा रहा हूँ बेटा। प्रचंड प्रहार किस दिन? डेट 30 अप्रैल, आज से ठीक 2 दिन बाद। तो इसमें हमको करना है बेटा कि नीट 2024 के लिए ना, देखो बेटा, एक एपिसोड हम लेने जा रहे हैं, मेगा एपिसोड, बहुत ही ज़बरदस्त। चाहे वो 8 घंटे लगे कंटिन्यूअस और चाहे वो 10 घंटे लगे। तो हम ये सोच रहे हैं बेटा कि अभी तक पूरी साल अब बचा है हमारे पास। कितने दिन आपके पास बचा बेटा? 5-6 डेज है, अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज। आज से लेकर के 7 डेज बचे हुए हैं। तो चलते चलते जो साल भर पढ़ा है वो पढ़ा है, जो हो गया है सो हो गया, जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है बेटा। तो अब करना क्या है? अब करना ये है कि पूरी फिजिक्स को एक एपिसोड में चैप्टर नंबर 1 से लेकर के और लास्ट में चैप्टर जो है लास्ट में कहाँ तक, इलेक्ट्रॉनिक्स तक, एक ही शॉट में एक ही वीडियो में पूरा मैं फिनिश कर दूँ। सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, फार्मूला, जो भी कुछ है बेटा, पूरा फिजिक्स का मैं चाहता हूँ कि मैं आपको चलते चलते बेटा, ताकि उसी एक 8 घंटे 10 घंटे का 6 घंटे लगे, 5 घंटे जो भी लगे, जब स्टार्ट हो जाएगा तो एक ही साथ पूरी फिजिक्स में फिनिश कर दूँ। अच्छा रहेगा, मज़ा आ जाएगा बेटा। और उसी में से जो भी कुछ भूला भटका होगा, जो भी कुछ, वह सब एक ही एपिसोड में मैं सोचता हूँ बेटा आपका तैयार करा दूँ। तो अभी फिलहाल इस एपिसोड में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? तो जस्ट अभी आपने पढ़ा, इसे पहले वाला लेक्चर पढ़ा होगा बेटा। तो इसके पहले वाले लेक्चर में छोटा एपिसोड था और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक का क्वेश्चन दिया था कि बेटा मॉडल पेपर गेस क्वेश्चन, गेस करना है कि पूरी फिजिक्स में से इस बार कौन आने जा रहा है। ओके, तो गेस क्वेश्चन अब हम लोग 1 to, तो पहले पार्ट में हम लोग बेटा दे चुके हैं, या हम 2 मॉडल पेपर आपको देने हैं, 4 मॉडल पेपर हमको देना है बेटा। तो 4 मॉडल पेपर में पहले मॉडल पेपर का दूसरा पार्ट हम आपको दे रहे हैं। एक क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ, और 7 से लेकर के 20 दे रहा हूँ बेटा, और बचे हुए जो है 21 से लेकर के 50 मैं जस्ट इसके बाद दूंगा। लेकिन डेट याद रखेंगे बेटा, डेट याद रखेंगे 30 अप्रैल को 8 घंटे 10 घंटे का जो भी कुछ होगा बेटा, तो मैं यह देने जा रहा हूँ आपको एक एपिसोड में पूरी फिजिक्स का इंपॉर्टेंट फार्मूला। देखना करते ही नहीं भूलना बेटा, पढ़ना उसको करते ही मत भूलिएगा। ओके, तो चलो बेटा, तो अब ये मैं एक पहले तो ये बहुत ही ज़रूरी न्यूज़ था बेटा, डेट नोट कर लेंगे, ज़रूर देखेंगे बेटा। और ऐसा करना है उसको बेटा कि नीट 2024 की जो फिजिक्स है ना, वह एक लेक्चर से ही क्या हो जाए, हाँ, पूरा ये चकनाचूर हो जाए। एक लेक्चर बेटा एकदम ज़बरदस्त ये चकनाचूर हो जाए। एक ही लेक्चर में पूरी फिजिक्स 4550 क्वेश्चन फंस जाए। अच्छा रहेगा, फर्स्ट क्लास। तो चलो बेटा, तो आज पहले हम लोग देखने जा रहे हैं, अभी जो हम लोग पार्ट देख रहे हैं बेटा, तो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन क्या था, आइए चलिए बैक से शुरू करते हैं बेटा। देखो 20 नंबर क्वेश्चन से यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। या तो यही रहेगा या तो इसके जैसा रहेगा। बहुत होगा बेटा, तो वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ बदल जाएगी, बाकी और कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मैं पूरा चाह रहा हूँ ना, न्यूमेरिकल या जो मीन्स कि जो गेस्ट क्वेश्चन है तो चलता ही रहेगा ऐसे ही। गेस्ट क्वेश्चन मैं दूंगा, 200 क्वेश्चन बोला बेटा देने को, 200 क्वेश्चन दूंगा। लेकिन अभी हम एक एपिसोड पहले पूरी फिजिक्स रिवाइज कर दें, 1 शॉट। ओके बेटा, तो आप कमेंट में अपना कमेंट क्वेरीज जरूर लिखिएगा। व्हाट्सअप नंबर वहाँ पर सब दिया हुआ, प्ले लिस्ट सब बना हुआ बेटा, जबरदस्त पढ़ाई के लिए। P100 फिजिक्स, मैं एस डी पांडे, SDP सर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से बेटा बैच चलते हैं हम लोग, कहाँ तक? 7 तक। तो द नंबर ऑफ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, देखो ध्यान दीजिएगा, द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियंस नंबर 16। क्या कह रहा बेटा? 16 न्यूक्लियन का नंबर है। तो जब 16 होता है न्यूक्लियन का नंबर बेटा, तो उसका रेडियस है 3 फर्मी। 3 फर्मी दिया है उसका रेडियस। अब कह रहा है कि व्हाट इज द रेडियस व्हेन द मास नंबर बिकम्स 128। ध्यान देना बेटा, बहुत ही गेस करके, बड़ी मेहनत करके देश क्या आ सकता है। 2020 का पेपर, 2021 का पेपर, 2022 के पेपर को देखने के बाद ये बनाया गया है कि कौन सा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ओके, अब ऑप्शन दिया बेटा, यानी क्वेश्चन को फिर से समझ लो। न्यूक्लियर रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियंस नंबर 16। तो जब न्यूक्लियन की संख्या 16 है तो 3 फर्मी उसकी रेडियस होती है कहीं पर भी। कह रहा है कि यदि न्यूक्लियन की संख्या 128 हो तो बताओ कि रेडियस क्या होगा, न्यूक्लियस का रेडियस क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन। कौन सा फार्मूला लगाओगे? ट्राई टू डू फास्ट, वेरी फास्ट।
यस सामने है बेटा, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आओ बहुत ही फटाफट, इस समय बिल्कुल एक भी मिनट इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही फास्ट पढ़ाई करिए, सब रिवाइज करो बेटा। तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस आर इक्वल टू, जानते बेटा कि दिस इज द फार्मूला, नोट करो जल्दी से, पेन ले लो, कॉपी ले लो, जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व करो मेरे साथ। तो आर इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3, दिस इज द फार्मूला। ओके, तो बेटा मॉडर्न फिजिक्स में यदि इस चैनल पर पूरा पढ़ाई किए हो, जम के पढ़े हो बेटा, तो ये 100% क्वेश्चन आपका आना फिजिक्स में 100% क्वेश्चन आपका पूरा फंसना बिल्कुल फिक्स है। तो आर इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3, यस दिस इज द फार्मूला। ओके, नोट द फार्मूला फास्ट। हो गया बेटा, अब जा देखना बेटा। तो अब पहले वाले केस के लिए, दूसरे वाले केस के लिए R1/R2 यदि कर दिया जाए तो क्या होगा, R1/R2 इक्वल टू R0/R0 इंटू A1/A2 पावर 1/3। अब R1 की वैल्यू दिया हुआ है, R1 की वैल्यू दिया हुआ है बेटा, R2 हमको बताना है। R0 से R0 कैंसिल हो गया, A1 की वैल्यू दिया है 16, मास नंबर 16 दिया हुआ था, और दूसरा मास नंबर दिया है 128। तो 16 से बेटा ये 8 हो जाएगा, तो बेटा 8 हो गया। हो बेटा, यह 1/8 हो गया, तो 1/8 पावर 1/3। अब देखना बेटा, तो अभी R1 की वैल्यू पुट किया हूँ, R2 हमको बताना है, फाइंड आउट करना है। 1/8 पावर 1/3 यानी 1/2 हो गया बेटा, क्यूबिक रूट हो गया। R2 बराबर कितना होगा, तो बेटा R2 बराबर कितना होगा, 1/2 बेटा, R2 बराबर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, यस। तो आंसर इज द ऑप्शन नंबर 6, डी ऑप्शन 6 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ऑप्शन नंबर, यस, तो बेटा ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि यदि एक मास नंबर दिया गया हो, उसका रेडियस दिया गया न्यूक्लियस का बेटा, और आपको मास नंबर चेंज कर दे और फिर पूछ रहा हो दूसरा, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बेटा कैसे करिएगा, तो दिस इज द प्रोसेस, नोट कर लिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने जो रेडियस R1 का मान रखा है ना बेटा, तो बहुत होगा ना, बहुत होगा, R1 का मान वहाँ कुछ और रख देगा। हम लोग A1 और A2 का जो मान लिए हुए हैं, तो बहुत होगा तो और थोड़ा सा दूसरा कोई वैल्यू पुट कर देगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनेगा जो भी, वह ऐसे ही होगा, यही होगा। ओके, नोट कर लिया होगा बेटा, क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट यहाँ पे बेटा, नो। चलिए बेटा, कहीं पर भी यदि डाउट होता है किसी भी क्वेश्चंस में, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है बेटा, और कमेंट में, वीडियो में, कमेंट में जब वीडियो देखे तो नीचे कमेंट में बेटा जरूर लिख दिया कि सर यहाँ वहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होगी ना, तो बता दिया, मैं फिर से आपको मैं बता दूंगा उसे तुरंत ही। ओके, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आ जाओ। अब देखा क्या कह रहा है, कि डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखो बेटा, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, तो चूंकि इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, वहाँ पर वैल्यू थोड़ी चेंज करके आने की संभावना है। तो देखो बेटा, यहाँ पर ए कर दिया और वहाँ पर बी कर दिया। अब यहाँ पर आंसर क्या होगा बेटा, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट आपको बताना है, ए और बी के बीच में क्या करिएगा, कोशिश करिए। हो गया बेटा, अब जा देखिए करिएगा क्या। देखो बेटा, यदि सपोज किया जाए कि यदि यह प्लस है और यह माइनस टर्मिनल है, ओके बेटा, तो जानते हो कि जब कहीं पर भी कोई कैपेसिटर हो और यदि दोनों प्लेट को आपस में, कैपेसिटर चार्ज हो और इनकी दोनों प्लेट को आपस में जोड़ दिया जाए, किसी सिंगल वायर से जोड़ दिया जाए, तो चूंकि जानते बेटा कि एक प्लेट इसकी पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती है, कि जब भी जोड़ेंगे तो यह कैपेसिटर शॉर्ट कर जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह कैपेसिटर शॉर्ट कर जाएगा, यह कैपेसिटर काम नहीं करेगा। तो जब ये कैपेसिटर काम नहीं करे बेटा, तो यहाँ पर 2C और यहाँ पर 2C है और यहाँ पर 2C है, तो 2C और 2C का कितना हो गया, 4C। तो व्हाट विल बी द आंसर, 4C। ओके, अब यहाँ पर अब देखो बेटा, थोड़ा भी यदि गलती होगी तो क्या करें, दो पैरेलल में जोड़ लेंगे और इसको सीरीज में कर देंगे, पता चला एक ही गलत हो गया ना, या कोई भी और तरीका लगाएंगे बेटा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर काम नहीं करेगा, दिस कैपेसिटर इज नॉन इफेक्टिव। अब देखो बेटा नेक्स्ट,
कह रहा है कि इन एन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द EMF एंड करेंट इज इक्वल टू, तो बेटा ई का मान दिया है और आई का मान दिया है, दोनों वैल्यू दी हुई हैं। तो जब दोनों वैल्यू दी हुई है बेटा तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखा जाए। तो ई का मान क्या दिया है, 200 sin 314 t वोल्ट दिया है बेटा, और यहाँ पर करंट की वैल्यू दिया हुआ है आई टू sin 314 प्लस π/3 एंगस्ट्रॉन दिया हुआ है। अब क्या क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि द एवरेज पावर कंज्यूम्ड विल बी, यानी कि एवरेज पावर जो कंज्यूम होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर कह रहा है 50 वाट, यहाँ 25 वाट, यहाँ 100 वाट, यहाँ 200 वाट। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब जानते हो बेटा कि ऐसे क्वेश्चंस को क्या, एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए, वैल्यू नोट करिए। इन एन एसी सर्किट इस तरह का क्वेश्चंस आना ही आना है बेटा, बिल्कुल फिक्स से आना ही आना है। तो अब बहुत होगा तो डाटा बदल जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इन एन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द EMF एंड current is equal to so much and I equal to so much. You have to find the average power consumed in the circuit. Okay, so average power, you have to find out the value of the average power. Average power, you know that average power is the most basic formula. This is the most basic formula to determine the average power. So average power equal to, you know that average power equal to VRMS into IRMS into cos delta phi, where delta phi is the power factor. You know this factor is what is this factor? This is known as the power factor. पावर फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर कास फाई। ओके, और डेल्टा फाई क्या शो करता है, डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस। अब देखो बेटा, अब जानते हो VRMS बराबर क्या होता है, तो VRMS बराबर होता है V0/√2 और यहाँ I0/√2। तो V0 I0 √2 से 2 बन गया, यानी कि अभी दूसरा फार्मूला हो गया क्या, P एवरेज बराबर हाफ इंटू V0 I0 इंटू कास डेल्टा फाई। ओके, एंड नाउ पुट ऑल द वैल्यूज व्हाट यू आर गिवन। तो देयरफॉर यू हैव टू गिवन V0। तो व्हाट इज द V0, देखो बेटा, तो दिस वैल्यू इज द V0। जानते बेटा कि ये इक्वेशन क्या है, ये क्या होता है बेटा, यही वैल्यू होती है V0 की, और यहाँ पर जो वैल्यू होती है कुछ भी नहीं है तो 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। ये किसकी वैल्यू है, I0, ये दिस इज वैल्यू ऑफ द I0, दिस इज द V0 ऑलवेज। ओके, अच्छा ये ध्यान देना बेटा कि यहाँ पर दोनों चीज़ें एक ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं है, और यहाँ पर दिया है π/3, यानी कि डेल्टा फाई का मान कितना होगा, तो π/3 माइनस 0 यानी कि π/3 हो गया। तो फेज डिफरेंस इज हाउ मच, द फेज डिफरेंस इज द π/3, and therefore now what will be the answer? So therefore you will get half in the formula. V0 is 200 and I0 is the 1 and this is the cos 60, and therefore half into 200 and this cos 60 equal to 1/2, and your answer will be how much? Your answer will be 50 watt. The average power is the consuming in this circuit is how much? That is the 50 watt. Okay, very fantastic. Okay, very simple questions. All these are very simple questions. एक बार रिवाइज कर लेना बेटा इसको, ताकि बस आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ति, बिल्कुल एग्जाम पास में है तो फिर कुछ भी ऐसा ना रहे कि जो आप न जानते हो। फिलहाल अभी मेगा एपिसोड हम आपको देने जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बेटा, प्रचंड प्रहार हम लोग करेंगे, प्रचंड प्रहार किया जाएगा इसका जो है ये जो नीट 2024 के फिजिक्स के ऊपर, बिल्कुल चकनाचूर कर देना बेटा एक लेक्चर में। ओके, आ जाओ, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखना बेटा। अब यहाँ पर देखे ना, तो अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में बेटा, कह रहा है कि पार्ट ऑफ द नेटवर्क इज गिवन। एक आपको नेटवर्क दिया हुआ है, क्या नेटवर्क दिया बेटा, A and B, these are 2 points, and here is the 1 ohm resistance is given. A battery is applied here, this is the 15 volt and the 5 millihenry, this is a inductor coil. So this is a inductor coil L, this is the resistance R is given, and here is a battery here applied here, and it is also given that the some current is flowing in this circuit. What is the current? Current I equal to 5 ampere and it decreasing at the rate of the so much. This is the most important point. What will be the idea to solve this question? Many students does not know about this, कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं बेटा। जब ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो बहुत सारे बच्चे सरेंडर कर देते हैं, और क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरह से नहीं मिला होता है या नहीं कंसेप्ट क्लियर होता है। आप क्लियर कर लो बेटा, क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट को पक्का क्लियर कर लो दे बेटा। तो अब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, तो अब देखना बेटा फिर से बात। तो दिस इज ए ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, this is a branch of the network from A to B, and you have to find the value of the potential difference between B and A.
बी और ए के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना बेटा। अब यहाँ क्या क्या वैल्यूज दी हुई है, आई का मान दो बेटा, यहाँ पे दिया हुआ करंट दिया हुआ है, करंट आई को 5 एम्पियर दिया हुआ है एंड इट इज़ डिक्रीजिंग, और ये भी कह रहा है ना कि करंट का मान कंटिन्यूस घट रहा है और घटने की जो रेट है, डिक्रीजिंग द रेट 10 पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड। ओके, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू बिटवीन द बी एंड ए, यानी कि वी बी माइनस वी ए आपको बताना बेटा। 4 ऑप्शन दिए हैं, +5 वोल्ट, -5 वोल्ट, -15 वोल्ट एंड +15 वोल्ट। क्या करोगे बेटा, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझो, ठीक से बना लीजिए, जल्दी बनाइए। हाँ बेटा, एक बार फिर से बना लीजिए, सर्किट को बनाइए जल्दी से, खींच लिया, वैल्यू नोट करिए, रेजिस्टेंस, वोल्टेज और या इंडक्टर कॉयल मीन्स कि सेल्फ इंडक्टेंस का मान कितना है, 5 मिली हेनरी, और आई कितना बह रहा, 5 एम्पियर। और देखो बेटा, और यहाँ पर जो करंट किस रेट से घट रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट इज गिवन 10 पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड। ओके बेटा, ऑप्शन नोट कर लिया। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन को करते कैसे हैं। तो जानते बेटा कि बहुत ही यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है आपको। मैं थ्योरी में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिया गया, P100 फिजिक्स में एस टी पांडे, एस टी पी सर बेटा। तो पूरा का पूरा ये सब जो मैं अब बता रहा हूँ ना, तो जहाँ हम मैग्नेटिज्म पढ़ाए हुए हैं P100 फिजिक्स पर बेटा, तो वहाँ देखो सब पूरा दिया हुआ है डिटेल्स में। लेकिन अभी समय हमको इम्पॉर्टेंट देखना बेटा, तो मैं केवल बस इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते जाऊंगा, रिकॉल करा रहा हूं मैं आपकी माइंड में कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो बेटा, अब जा देखिएगा, तो अब जाते बेटा चलते कैसे, हमारा थोड़ा डिटेल थ्योरी बता दूं यहाँ से। दो बेटा, यहाँ हमको बताना है VB माइनस VA, तो चाहे हम VA माइनस VB निकाल दें बेटा, और चाहे VB माइनस VA निकाल दें, यदि एक निकाल देंगे तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। अब एक बात का ध्यान देना बेटा कि यहाँ जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से चलते हैं, और हम आपको नियम बताने जा रहे हैं, कौन सा, पोटेंशियल ड्रॉप। जानते बेटा कि जिस डायरेक्शन में करंट बह रही होती है, उस डायरेक्शन में यदि चला जाए तो पोटेंशियल कंटिन्यू पोटेंशियल ड्रॉप होता जाता है। दैट इज नोन एज द पोटेंशियल ड्रॉप मेथड। तो जिस बिंदु पर स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हो जाइए बेटा, और करंट की दिशा में चलिए, आप करंट की दिशा में चलिए, तो कंटिन्यू पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा, कंटिन्यू पोटेंशियल ड्रॉप कंटिन्यूसली। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हम अभी ए पॉइंट पर हैं। अब ए पॉइंट पर हम चलना शुरू किए, तो पहले देखो बेटा, तो यहाँ पोटेंशियल को मान लिया हमने VA है, और यहाँ पर मान लिया हमने पोटेंशियल क्या बेटा, VB है। तो यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, तो VA माइनस IR पहला ही हो गया। और अच्छा, अब यहाँ पे माइनस दिस पोटेंशियल, अब यहाँ पे टर्मिनल कौन सा है, माइनस है टर्मिनल, तो जैसा माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर ना बेटा क्या करेंगे, जैसा जो टर्मिनल होगा वही वोल्टेज रखेंगे। क्यों, क्योंकि -15 वोल्ट शो करेगा, तो -15 वोल्ट यहाँ पर हो गया बेटा। और माइनस और करंट जब डिक्रीज करता है बेटा, तो जानते हो कि यह जो वहाँ पर E बराबर क्या होता है, तो E इक्वल टू -L di/dt होता है। अब जा देखना बेटा, वो वाला फार्मूला लगा दो। देखिए, अब VA माइनस IR माइनस 15, माइनस टर्मिनल था इसलिए माइनस, प्लस टर्मिनल होता तो यहाँ प्लस कर देते, तो 15 माइनस, और माइनस फार्मूले में जानते बेटा कि इंड्यूस्ड EMF क्या होता है, तो माइनस ड्रॉप है ना, तो इसलिए माइनस लगाएंगे, और -L di/dt फार्मूला आप जानते हैं di/dt होता है। ओके, चूँकि डिक्रीज कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव यानी कि di/dt का मान पॉजिटिव होगा, और यदि इंक्रीज करता तो ये बेटा di/dt का मान इंक्रीज करता तो क्या हो जाता, इंक्रीज करता बेटा तो ये माइनस हो जाता। तो अब ध्यान देना बेटा, चूँकि डिक्रीज किया है, यानी कि जो बेटा देखो अभी di/dt यहाँ पर साइन जानते ही पहले से ही माइनस होता है, तो अब जा देखना, और इक्वल टू क्या हुआ, लास्ट वाला जो पॉइंट होता है इक्वल टू बराबर कर देते हैं VB। अब देखो बेटा, अब आगे के लिए VA माइनस IR माइनस प्लस हो गया 15, प्लस यहाँ पर बेटा ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो प्लस हो गया L di/dt इक्वल टू VB। क्या बेटा, ये लाइन बहुत सा ध्यान देना बेटा, ये गलत ना होने पाए, और जो अंतिम बिंदु होता है इसको बराबर कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ तक ड्रॉप हुआ है, अब जो बचेगा वही VB कहलाएगा। तो देखो बेटा, अब हम इसको ना VA को उधर ले जा रहे हैं VB की तरफ, तो VB माइनस VA हो गया, और जब ये उधर चला गया तो यहाँ बचा -IR, तो -IR, और ये कितना हुआ, बचा 15, और प्लस क्या हुआ, L di/dt। अब बेटा VB माइनस VA इक्वल टू -IR, I का मान 5 है, R का मान 1 है, तो -5 × 1 हो गया, और यहाँ पर 15 था ही वैसे ही, और ये L बेटा 5 मिली हेनरी दिया ही था, 5 × 10⁻³ और ये di/dt का मान दिया था 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड।
अब वी बी माइनस वी ए बराबर किसको बेटा, तो ये देखो बेटा -5 और यहाँ पर एक आया है +5, तो -5 और +5 दोनों कैंसिल हो गए, बचा केवल 15 वोल्ट। तो वी बी माइनस वी ए बराबर क्या आ गया बेटा, 15 वोल्ट। यस, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। क्लियर होगा बेटा। तो अच्छी तरह से वीडियो को जहाँ पर भी डाउट खोसा भी हो वहाँ पर अच्छी तरह से देखिएगा, समझिएगा बेटा। और यदि ज़्यादा डाउट होता बेटा कोई भी इस समय, तो फटाफट उस लेक्चर में चले जाइए ना मैग्नेटिज्म में, और मैग्नेटिज्म में या P100 फिजिक्स पर बेटा मैग्नेटिज्म वहाँ पर देखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा वहाँ न्यूमेरिकल्स बताया होगा यहाँ पर इस टाइप का। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ पर? नो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बस थोड़ा सा बार देखिए प्रैक्टिस है कि नहीं है, प्रैक्टिस होगा तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, नहीं है तो फिर जल्दी से कर डालिए, सीखने में बेटा बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर एंड अमीटर। वोल्टमीटर कहाँ पर लगा बेटा, यहाँ पर। अमीटर कहाँ पर लगा है, यहाँ पर। और यहाँ लगा है वोल्टमीटर, लेकिन इसकी रीडिंग तो दी हुई है, यहाँ पर भी लगा हुआ तो इसकी भी रीडिंग दी हुई है ना। तो ये वाला क्वेश्चन से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बेटा आने का इस साल। तो बेटा अब यहाँ पर एक इंडक्टर कॉइल लगा हुआ है L, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है C, और यहाँ पे रजिस्टेंस लगा हुआ है R, और जो सप्लाई का वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। अब कह रहा है कि 110 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वह 110 वोल्ट होगा, और 2.2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही होगी इसमें सर्किट में अमीटर में। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 220 वोल्ट यहाँ की रीडिंग होगी, और जो करंट बह रही होगी 1.1 एम्पियर होगी। तीसरा कह रहा है कि 110 वोल्ट होगा, 0.22 एम्पियर होगा। चौथा कह रहा है कि 220 वोल्ट होगा, 2.2 एम्पियर की करंट बह रही होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब करेंगे कैसे, देखो बेटा अब करने के कैसे, तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन होता बेटा। बस ये देख लेना कि यहाँ पर जो यहाँ पर इंडक्टर कॉइल है बेटा, तो ये जो वोल्टेज हो गया वो VL हो गया, और यहाँ पर जो बेटा कैपेसिटर है तो ये जो हो गया वह VC हो गया। तो अब देख रहे हैं 300 ये भी है, 300 वह भी है। तो देखो बेटा अब VL बराबर VC दिया हुआ है, तो ये शो करता है, देखो बेटा अब VL बराबर VC है ना, तो जो VL बराबर VC है बेटा, तो I इंटू XL इक्वल टू I इंटू क्या लिख सकते हो बेटा, ये VL बराबर VC है ना बेटा, ये तो I इंटू XC लिख सकते हो। I दोनों सीरीज में है तो I एक ही रहेगा, तो XL बराबर XC, तो XL बराबर XC। यानी कि देखो बेटा एक्सेल क्या होता है, रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों बराबर है, और जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं ना, तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं क्या, रिजोनेंस। तो द सिचुएशन इज कॉल्ड रिजोनेंस, एंड देयरफॉर द गिवन सर्किट इज एट रिजोनेंस। तो देयरफॉर एट रिजोनेंस क्या होता है बेटा, Z बराबर R होता है। तो जानते हो, आप जानते हो बेटा कि जो Z होता है वह होता है √XL माइनस XC का स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर, ये होता है इम्पीडेंस। चूँकि XL बराबर XC बेटा, तो ये फैक्टर इतना 0 हो गया, और √ बचा R स्क्वायर, तो Z ना बेटा क्या, रिजोनेंस पर। तो रिजोनेंस जब होता है ना बेटा, तो जो टोटल इम्पीडेंस होता है वह ओमिक हो जाता है। यानी ध्यान देना कि जो टोटल इम्पीडेंस होता है बेटा वह ओमिक हो जाता है, मीन्स कि अब केवल उसमें ओम का रजिस्टेंस Z बराबर R होगा, केवल R रह जाता है। और इसीलिए इस समय रिजोनेंस पर सीरीज रिजोनेंस सर्किट है, सीरीज रिजोनेंस RLC सर्किट है यह। तो इस समय क्या हुआ कि इम्पीडेंस हो गया मिनिमम, और जो शार्पनेस हो जाती हो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। यानी कि जो करंट हो गई वो मैक्सिमम, जो पावर हो गया वो भी मैक्सिमम, और इम्पीडेंस मिनिमम। परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ बेटा कि जब टोटल ये जब केवल R ही काम कर रहा है, और ये ना बेटा, और इसका मतलब ये हुआ कि यह काम नहीं कर रहा है और ये भी काम नहीं कर रहा है, V और L और C दोनों काम नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो गए हैं। तो जब दोनों एक दूसरे के बराबर और बिल्कुल अपोजिट हो गए बेटा, तो यानी ये दूसरे को कैंसिल कर दिए। अब बचा केवल अकेले बचा यह। तो जब ये अकेले बचा, यानी कि टोटल जो इम्पीडेंस रहा Z टोटल बेटा रिजोनेंस पर जो रहा वह केवल R के बराबर है। तो परिणाम क्या हुआ, पर टोटल वोल्टेज जाएगा इसी के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो V है रीडिंग पूछा है वह सीधे सीधे होगा 220 वोल्ट हो गया ना, और जो I पूछा है वह V/R हो गया। तो I बराबर कितना, V 220 वोल्ट, और रजिस्टेंस दिया है बेटा कितना, रजिस्टेंस दिया है R के वैल्यू दिया बेटा, R का मान दिया हुआ, R बराबर दिया बेटा 100 ओम दिया हुआ। तो 100 और ये कैंसिल हुआ, इन आया कितना, आया कितना 2.2 हाउ मच एम्पियर, एंड देयरफॉर व्हाट इज द आंसर। तो बेटा तो व्हाट इज द आंसर, तो R की वैल्यू बेटा यहाँ है 2.2, यानी कि ऑप्शन इज D करेक्ट। तो ऑप्शन D इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी यह वाला ऑप्शन सही था बेटा। ओके चलो बेटा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट।
और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखो। हाँ बेटा, अब यहाँ पे क्या कह रहा कि प्योर सिलिकॉन। बेटा ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त, सारे क्वेश्चंस देखिए बेटा। कह रहा है कि प्योर सिलिकॉन एट 500 केल्विन, क्या है बेटा कि प्योर सिलिकॉन इज एट 500 केल्विन हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन ना, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स एंड होल्स NaH। तो किस पर? 500 केल्विन पर, 500 केल्विन पर। ओके, अब क्या कह रहा है बेटा कि कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंसंट्रेशन इतना, यानी कि इस समय 500 केल्विन पर जो इसका कंसंट्रेशन है वह 1.5 × 10⁻16 पर क्यूबिक मीटर है। डोपिंग ना, डोपिंग बाय द इंडियम ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी बेटा, इंडियम, तो इंडियम ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी, तो डोपिंग बाय दैट इंडियम इंक्रीजेज। अब ध्यान देना बेटा, क्या इंक्रीज कर रहा है? तो जब भी हम कहीं पर डोपिंग करते हैं, यानी जानते हैं बेटा कि जो सिलिकॉन या जर्मेनियम अपने प्योर फॉर्म में होते हैं, तो जानते हैं बेटा कि यहाँ थ्योरी में बहुत ही ज़बरदस्त सब कुछ दिया है, पूरा डिटेल थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बताऊँ कि जब डोपिंग की जाती है तो जानते हैं बेटा कि या तो ट्राईवैलेंट की डोपिंग करते हो या तो पेंटावैलेंट की डोपिंग करते हो। जब पेंटावैलेंट की डोपिंग करते हो बेटा तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, जब ट्राईवैलेंट की डोपिंग करते हो बेटा तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। तो ये बात तो सीधे क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो बनेगा वो पी टाइप का होगा। अच्छा, अब एक बात और है, और सीधे पहचान से तो ट्राईवैलेंट बात न समझ में आई और या पेंटावैलेंट न समझ आया, तो देखो कि किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। यदि पी टाइप का यानी होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा होगा तो पी टाइप बन जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा बेटा तो वह एन टाइप का बन जाएगा। अब इस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है बेटा कि जो फर्मी लेवल होती है वह एन टाइप में किधर शिफ्ट करती है और पी टाइप में किधर शिफ्ट करती है, तो ये सब मैं थ्योरी में पूरा दिया हुआ हूँ। आने की संभावना यहाँ पर क्योंकि बेटा इस साल ट्रांजिस्टर हट गया है, तो ट्रांजिस्टर इस साल नहीं आ रहा है आपके एग्जाम में। तो ट्रांजिस्टर है तो बचा सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में कितने क्वेश्चंस देगा, और जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक में 3 या 4 क्वेश्चन आने हैं। तो सेमीकंडक्टर बहुत छोटा सा पार्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर पीएन जंक्शन वाला चैप्टर है और जेनर डायोड वाला है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे खासे पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो अब देखो बेटा, तो डोपिंग बाय द इंडियम इंक्रीजेज NaH। कौन सा इंक्रीज कर रहा है? NaH, यानी कि होल्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है टू इतना। अब देखो बेटा इतना कॉन्सेंट्रेशन हो गया, क्या कि विच इज करेक्ट। अब कह रहा है आपसे कि पहली बात ये पूछ रहा है कि किस टाइप का बनेगा और कॉन्सेंट्रेशन उसका क्या होगा। तो पी टाइप कॉन्सेंट्रेशन इतना, पहला ऑप्शन। एन टाइप बना, तो अब देखो बेटा अभी थ्योरी में बताया आपको कि यह पी टाइप बन रहा है, तो सीधे बात हो यही पी ही आंसर हो सकता है। एन टाइप पाता तो आंसर वैसे ही नहीं हो सकता है, यानी कि ये 2 ऑप्शन तो इसे कट गए। अब या तो ये होगा या तो सी आंसर होगा। अब पी टाइप एन बराबर, अब एन का मान चाहिए आपको बेटा, आ जाओ देखना है। अब आंसर पहला ऑप्शन सही है बेटा। अब कैसे सही है, आइए सोल्यूशन देखा जाए। कह रहा है कि इंडियम इज द ट्राईवैलेंट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। देखो बेटा यह होल का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, तो बात क्लियर हो गई। जब होल का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो ये कौन सा टाइप हो गया बेटा? पी टाइप हो गया। चलिए अब देखो बेटा यह फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट करिए फार्मूला यह, यहाँ से फार्मूला नोट कर बेटा। क्यों? क्योंकि साथ ट्रांजिस्टर नहीं आएगा। जब ट्रांजिस्टर नहीं आएगा बेटा तो फिर आएगा क्या है, जो सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन है, जो जेनर डायोड और इसका जो पीएन जंक्शन वाला पोर्शन है, रेक्टिफिकेशन वाला पोर्शन, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे सब। देखो बेटा, तो यहाँ पर जो प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर था उसका कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर बराबर होता है Ne × NaH। Ne क्या है बेटा? Ne कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, NaH क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। तो इस इक्वेशन को क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं। अब हमको बेटा अब Ne हमको बताना है, क्योंकि NaH तो दिया हुआ है, Ne बताना है हमको। और यह Ni क्या होता है? Ni यानी कि डोपिंग करने के पहले का है यह Ni, यह डोपिंग करने के पहले का है। अब देखो बेटा Ne बराबर क्या हुआ, तो यदि Ne देखा जाए Ne बराबर क्या हुआ, तो Ni का स्क्वायर अपॉन NaH हुआ। अब Ni का मान दिया हुआ है 1.5 × 10⁻16 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर दिया और अपान 4.5 × 10⁻22 NaH का मान दिया बेटा। ये देखिए यहाँ पर NaH की वैल्यू दी हुई है, तो बेटा NaH, तो देखिए बेटा NaH दिया हुआ है, कहाँ गया? देखिए बेटा ये NaH दिया हुआ, वैल्यू नोट करो बेटा पहले।
वैल्यू नोट कर बेटा। प्योर सिलिकॉन एट 500 केल्विन हैज इक्वल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन Ne एंड होल्स NeH, कंसंट्रेशन 1.5 इंटू 10⁻16, यानी कि Ne और NH की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻16 है। तो यानी कि ये किसका मान है? Ni का मान है बेटा। और जो होल का कंसंट्रेशन बढ़ा है वो 4.5, और पूछा है आपसे Ne पूछा है। ठीक, चलो बेटा अब जब देखना आप आगे बढ़ा जाए। देखिए, तो अब आपको NH दिया है, Na का मान बताना है। तो Ne बराबर कितना हुआ? Ni के स्क्वायर अपान NaH, और Ni की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻16 दिया हुआ बेटा। इसका स्क्वायर कर दीजिए, और NaH का दिया है 4.5 इंटू 10⁻22, इससे डिवीजन कर दीजिए। आया कितना? तो Ne बराबर हो गया, Ne बराबर 1.5 इंटू 1.5 इंटू यहाँ बेटा 16 है, और 2 32 हो गया, और यहाँ पर 4.5 इंटू 10⁻22 हो गया बेटा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 1.5 यहाँ पे 3 हो गया बेटा, और 3 से यहाँ काट दे 0.5 हो गया, और यह 32 है, ऊपर जाएगा 10 हो गया, एक यहाँ से निकल गया तो 9 हो गया। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर की ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्या बना? पी टाइप बना, और उसका जो कंसंट्रेशन आया वो कितना है Ne का? 5 इंटू 10⁻9 आया बेटा। ओके, नेक्स्ट। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है कि यहाँ पर देखो बेटा, यह PN डायोड, और यह वोल्टेज है 4 वोल्ट, और यहाँ पर दिया हुआ है -6 वोल्ट, और यहाँ दिया है बेटा एक रेजिस्टेंस लगा है, 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है। और अब आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रहा है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड। तो डायोड में कितनी करंट बह रही है बेटा, ये बताना है आपको। कह रहा है कि करंट 0 बह रही है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 10⁻⁻2 एम्पियर करंट बह रही है। तीसरा ऑप्शन 10⁻3 एम्पियर करंट बह रही है, और चौथा ऑप्शन बेटा 0.1 एम्पियर करंट बह रही है। ये है किस पर? +4 वोल्ट पर। ये किस पर बेटा? -6 वोल्ट पर। ट्राई टू डू द क्वेश्चन। हो बेटा, चलिए देखिए अब आंसर देखिए। कह रहा है कि दो बेटा, अब पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा बेटा, पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये 4 वोल्ट है, P को किससे जोड़े हैं? पॉजिटिव से। और यह जो बेटा देखो, यह N किससे जुड़ा है? यह N होता है ना, ये P है और ये N है। तो P किससे जुड़ा है? पॉजिटिव टर्मिनल से। N किससे जुड़ा है? माइनस से। ये किससे जुड़ा है? -6 वोल्ट से। तो अब पहली बात ये देखो लो बेटा कि अच्छा डायोड कैसा बेटा? ये भी दिया हुआ है कि डायोड आइडियल है। तो अब पहले ये देखना होगा क्या देखना बेटा कि यह जब आइडियल है, तो जानते बेटा कि जो आइडियल डायोड होते हैं ना, वो फॉरवर्ड बायस में 0 रेजिस्टेंस लगाते हैं, और इसमें रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिए। आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में 0 रेजिस्टेंस, और रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो अब ज़्यादा ध्यान देना बेटा। अब यह चूंकि +4 पर है और यह -6 पर, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में है, और जब फॉरवर्ड बायस में है तो इट इज़ इन द फॉरवर्ड बायस ना, इट इज इन फॉरवर्ड बायस। तो डायोड का अपना कोई रेजिस्टेंस तो होगा नहीं, तो लेकिन एडिशनल रेजिस्टेंस एक लगा हुआ है, 1 किलो ओम का एक एडिशनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो जब एडिशनल रेजिस्टेंस लगा बेटा, तो I = ΔV/R होता है। अब देखो बेटा, डेल्टा वी मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव टर्मिनल +4 पर था, और जो नेगेटिव टर्मिनल है बेटा वो किस पे था? वो -6 पे था। तो 4 - -6 अपन डेल्टा वी निकालेंगे ना, तो 4 - -6 अपन 1 किलो ओम। इसका मतलब है हुआ कि कितनी करंट बह रही है बेटा? 10⁻⁻2 एम्पियर। दिस इज द आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब देखो बेटा, कह रहा है कि एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व VI इज गिवन। तो बेटा एक यहाँ पर बेटा यह दिया है V, और यहाँ पे दिया है करंट I, एक कर्व दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बताओ कि यह स्टेटमेंट 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। तो पहले तो अच्छी तरह से देख लो बेटा, डायग्राम तो नोट करिए कॉपी में। कॉपी में नोट करो बेटा डायग्राम ठीक से। अब यहाँ पर 3 ही देखो बेटा, आपके सिलेबस में 3 ही है। नंबर 1 कौन सा है? LED, लाइट इमिटिंग डायोड है।
एक कौन सा है, फोटो सेल है, एक कौन सा है, सोलर सेल है। 3 पढ़ने हैं, तीनों का ग्राफ और तीनों की थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ करके जाइएगा। 3 ही है, ये निश्चित आना है, ये तो पेपर बिल्कुल आउट है, आना ही आना है। एलईडी लेट। अब यह ध्यान देना बेटा यहाँ पर कि किस पूछेगा, किसको फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं, किसको रिवर्स बायस में जोड़ते हैं, एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा ग्राफ इनका। तो फॉरवर्ड देखो तो कौन है, नंबर 1 कौन है, एलईडी, नंबर 2 पर कौन है, फोटो सेल, नंबर 3 पर कौन है, सोलर सेल। फोटो सेल को ही कहते हो बेटा, फोटो डायोड भी बोलते हो। अब ये तीनों का फंक्शन, तीनों का बायसिंग मतलब कि प्लस से कब जोड़ते हैं, माइनस से कब जोड़ते हैं, और तीनों का ग्राफ, ये पढ़ के जाइएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का आना है, ये 100% श्योर। और अभी कहाँ पर मिलेगा बेटा पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए बेटा यदि पहले से पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अदरवाइज P100 फिजिक्स पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोटो डायोड, सोलर सेल का सबका ग्राफ बना हुआ है, पूरा फर्स्ट क्लास है, सब दिया हुआ है, जल्दी पढ़ डालिएगा। और जो अभी मेगा एपिसोड में ले जाओ बेटा 30 तारीख को, तो 30 तारीख को मैं ये सब एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी न पढ़ने का टाइम होगा तभी वह ये वीडियो देखिए, पूरी फिजिक्स, एक वीडियो में पूरी फिजिक्स क्लियर हो जाएगी। चलो बेटा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। चलो बेटा, अभी किसका ग्राफ है बेटा, तो इसका यह ग्राफ बेटा है सोलर सेल का ग्राफ है। तो दिस ग्राफ इज द सोलर सेल। और ए क्या है, ओपन सर्किट करंट कहलाती है, बी क्या होता है बेटा, शॉर्ट सर्किट करंट कहलाती है। अच्छा, और बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इट इज़ फॉर सोलर सेल। ए को कह रहा है ओपन सर्किट वोल्टेज, और बी को भी कह रहा है ओपन सर्किट करंट कह रहा है बेटा। अच्छा, सी ऑप्शन देखो बेटा, इट इज द फोटो डायोड, कह रहा है ये फोटो डायोड का है। और ए कह रहा क्या कि ओपन सर्किट वोल्टेज है, और बी को कह रहा शॉर्ट सर्किट करंट है। डी में क्या कह रहा है कि इट इज़ फॉर द सोलर सेल, और ए को कह रहा शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, और बी को कह रहा बेटा शॉर्ट सर्किट करंट है बेटा। अब किस पे निशान मारना है, तो निशान मारना था बेटा ये पर। क्या शो करता है यह, सोलर सेल का यही ग्राफ होता है बेटा, सोलर सेल का, सोलर सेल का ग्राफ होता है। ए को क्या कहते हो, ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हो ए को बेटा। यानी कि जब सर्किट ओपन रहती है, जानते हो बेटा कि सोलर सेल का सिस्टम क्या है, सोलर सेल क्या करता है, तो सोलर सेल क्या करता है, सन की एनर्जी को, सन की जो एनर्जी आ रही होती है, तो सन की एनर्जी यानी कि धूप जिसको हम बोलते हैं धूप बेटा ना, लाइट, तो लाइट एनर्जी को सन के द्वारा दी गई जो एनर्जी होती है बेटा, जो लाइट होती है, लाइट की जो एनर्जी होती है, वह इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में चेंज कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है ना। और ऐसे प्रोसेस जो भी कुछ होते हैं उनको कहते हैं वोल्टाइक इफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यह क्या करता है, पहले क्या करता है, सन की एनर्जी से क्या करता है कि वोल्टाइक इफेक्ट के द्वारा क्या करता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सर्किट ओपन होती है, तो वोल्टेज यानी कि जब दिन में लाइट के समय जब लाइट पड़ रही थी सन की, तो सर्किट ओपन होती है, तो जब सर्किट ओपन हो रही होती है बेटा, जब सर्किट ओपन होती है तो वोल्टेज बढ़ रहा होता है, वोल्टेज इंक्रीज कर रहा होता है। और जब सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाती है, यानी कि ओपन नहीं रहती है, शॉर्ट सर्किट यानी कि जब ऑन हो जाता है, जो मीन्स है कि हमारा जो सोलर सेल है वो ऑन हो जाता है, तो ऑन हो जाता है बेटा, तो करंट बहने लगती है। यस, तो इसी को कहते हैं ओपन सर्किट, और इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ओके बेटा, तो यह किसका ग्राफ है, इसका ग्राफ है बेटा ए ओपन सर्किट वोल्टेज है, और ये शॉर्ट सर्किट करंट है बेटा। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो बेटा, अब ये क्या पे वोल्टेज है ना बेटा, तो ये वोल्टेज इसको कहते हैं, पॉइंट ए को कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज है बेटा। और पॉइंट बी किस पर है, करंट वाले एक्सिस पर, ये करंट है, करंट पर है बेटा। तो जब पहले वोल्टेज क्या कर रहा है, देखो पहले वोल्टेज बढ़ रहा था, आज जब शॉर्ट हुआ तो बेटा यह करंट बढ़ना शुरू हो गई, समझे बेटा। तो यह किसका है, यह सोलर सेल का ग्राफ है बेटा। अच्छी तरह से पूरा डिटेल में दिया गया है, आप फिर से पढ़ डालिए उसको। सबका कंपेयर किया गया है, एलईडी का, फोटो सेल का, सोलर सेल का। और मैं फिर अभी जब मेगा एपिसोड लूँगा ना बेटा, तो चूंकि जहाँ से क्वेश्चन आना बिल्कुल फिक्स है, तो उसको मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। ओके बेटा, नेक्स्ट चौड़ा देखो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज सो मच। कह रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, लिख लो कॉपी पर अच्छी तरह से।
आना ही आना है बेटा ये सब। इतने ज़बरदस्त केस है बेटा कि एग्ज़ाम के दिन आते ही हमको बताइएगा, तुरंत कमेंट करिएगा, है ना, तुरंत चैनल पे जा कर के कमेंट करिएगा कि क्या हुआ, आया है कि नहीं आया है। पक्का कभी नहीं हुआ ही नहीं बेटा, आज तक कभी 20 साल 22 साल हो गया पढ़ाते हुए, कभी नहीं हुआ ही नहीं है। ओके बेटा, चलो देखो, तो अब जा देखें बेटा, एक बार फिर से देखना क्वेश्चन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कि व्हाट इज इट्स काइनेटिक, ये टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है। क्या कि व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो कह रहा है कि इसकी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ऑप्शन दिया है 4, मार दीजिए जो अच्छा लगे, हैं। तो एग्जाम में बेटा जब नहीं आता तो बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कौन सा अच्छा लग रहा मार देते हैं, लेकिन इससे बड़ा रिस्क होता है बेटा। अब सही होने की चांसेस तो बिल्कुल ही नहीं है। 25% यदि आप किसी एक इंसान मारते हैं अनजाने में तो 25% चांस है सही होने का, 4 ऑप्शन है तो 25% चांस है सही होने का, 75% तो सीधे सीधे दिख रहा है कि चांस है गलत होने का। तो कभी रिस्क नहीं लेते बेटा। ओके, अब क्या नियम होता है बेटा, तो चलिए बहुत ही सिंपल सा नियम है बेटा। देखो क्या, तो यदि टोटल एनर्जी ई हो कहीं पर भी बेटा, यदि टोटल एनर्जी ई हो तो याद कर लो, अभी तुरंत याद करो, 2 लाइन की बात है बेटा, 2 लाइन का, और आना ही आना है 2 लाइन का। क्या कि यदि टोटल एनर्जी हो तो काइनेटिक एनर्जी ना बेटा क्या करे, जो टोटल एनर्जी है ई टोटल, ध्यान देना बेटा, जो टोटल एनर्जी हो बस उसी में प्लस लगा देना, तुम्हारा आंसर हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई। देखो टोटल एनर्जी जो भी रहे, तो टोटल एनर्जी हमेशा माइनस में होती है, तो टोटल एनर्जी जो भी रहे बस माइनस हटा के प्लस कर देना, आपका आंसर हो गया। यस, दैट इज द आंसर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में ना बेटा टोटल एनर्जी तो माइनस में रहती ही, जानते ही हो, टोटल एनर्जी बेटा हमेशा जब भी रहेगी तो माइनस में रहेगी, ई टोटल। बस क्या करिएगा, ई टोटल में 2 से मल्टीप्लाई कर देना बेटा, ई टोटल में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बस ये फार्मूला दोनों का नोट कर लो बेटा, दोनों का फार्मूला नोट कर लो। अब देखो जैसा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हमारी, तो टोटल एनर्जी दिया हुआ है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। तो देखो बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, +1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस आंसर। और पोटेंशियल कितनी हुई, तो पोटेंशियल में क्या होता है बेटा, -2 इंटू टोटल एनर्जी, तो -2 ध्यान बेटा, एक बार यहाँ माइनस लगा फिर ना माइनस लगा दीजिएगा, एक ही बार माइनस लगाना है, तो माइनस, इसे बेटा देखे यहाँ पर, देखिए 2 इंटू में माइनस लगाया हूँ यहाँ पर, अब ये माइनस बाहर कर दिया हूँ, -2 इंटू टोटल एनर्जी यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ना, यहाँ पे देखो बेटा ये ऐसे कर दिए मैग्नीट्यूड केवल, तो -2 इंटू 1.51 यानी कितना हुआ, 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही था, फर्स्ट ऑप्शन। हाँ सही करिए, नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना जी इसको। हो गया क्लियर होगा बेटा, अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, यानी कि हम लोग का कौन सा सही था बेटा, दिस फर्स्ट ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा, चलिए अब जब देखना, कह रहा है कि लेट MP, कह रहा है बेटा कि MP मास प्रोटॉन का मास मान लिया जाए, MN को मास ऑफ न्यूट्रॉन मान लिया जाए, और Z को बेटा कह रहा है कि नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स मान लिया जाए, और N को नंबर ऑफ द न्यूक्लियंस न्यूट्रॉन मान लिया जाए बेटा ना, और C स्पीड ऑफ द लाइट हो, तो कह रहा है कि व्हाट इज द ना बेटा, कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जानते बेटा ये चीज़ मैं बताऊँ, देख बेटा पहले देखिए, पहले ऑप्शन नोट करिए जल्दी से बेटा। M क्या है, न्यूक्लियर, M क्या बेटा, टोटल मास नंबर, मास यानी ये कह सकते हैं बेटा कि मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियंस, मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियंस, NM, NZN क्या बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, Z क्या, नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। अब देखिए इनमें से कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है कि नहीं चेक करिए, सेकेंड ऑप्शन दो बेटा चेक करिए, थर्ड ऑप्शन चेक करिए बेटा, और फोर्थ ऑप्शन। आंसर फोर्थ ऑप्शन। कैसे, अब जा देखिएगा बेटा, जानते हो कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है बेटा, तो बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, तो जानते बेटा कि बाइंडिंग एनर्जी यानी
कि कैसे होती है बेटा, डेल्टा एम सी स्क्वायर होती है, जहाँ पे डेल्टा एम क्या होता है बेटा, डेल्टा एम होता है मास डिफेक्ट, होता है ना। तो डेल्टा एम बराबर होता है बेटा मास डिफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि मास डिफेक्ट में हम क्या कर दें बेटा, मास डेल्टा एम है, डेल्टा एम में क्या करें, मास डिफेक्ट यानी कि इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या देखना बेटा, तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर हुआ कितना, तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर आप जानते हो बेटा कि एम पी गुणे जेड, यानी कि क्या हो गया, टोटल मास प्रोटॉन का प्लस और क्या एम एन और क्या बेटा एम एन इंटू न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गया बेटा, एन है, दिया है न्यूट्रॉन एन है तो एन हो गया बेटा। अब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस बेटा, अब देखो बेटा न्यूक्लियस माइनस क्या एम, क्या न्यूक्लियस यानी कि एन इंटू जेड ना बेटा, ये हो गया। अब देखो यानी कि टोटल मास प्रोटॉन का प्लस टोटल मास न्यूट्रॉन का बेटा, देखना अब टोटल मास न्यूट्रॉन का हो गया माइनस ये मास किसका, न्यूक्लियस, देखो बेटा ये न्यूक्लियस का हो गया। अब ये क्या बना, इतना क्या बना बेटा, अब ये बन गया हमारा, ओके बोलिए जल्दी, ये बन गया मास डिफेक्ट, इतना इसे कहते हैं मास डिफेक्ट। अब इसको आप ऐसे भी लिखते हो, देखो बेटा अब ये अभी क्या आया है, अभी ये हटा दूं यहाँ से, तो बेटा अभी ऐसे कर दूं, एक सेकंड बेटा, समझिएगा ठीक से सब कुछ। अभी क्या बना बेटा, ये डेल्टा एम यानी कि ये बना है मास डिफेक्ट बना बेटा। अब आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, क्या, कैसे, एम पी मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जेड प्लस और कैसे एम एन ए माइनस क्या बेटा, ए माइनस जेड, ओके, माइनस एम एन, ठीक बेटा, इसको आप ऐसे भी लिखते हैं। देखो तो जेड किसका, जेड क्या है बेटा, जेड है नंबर ऑफ द प्रोटॉन, ए क्या है मास ऑफ द प्रोटॉन, तो जेड इंटू एम पी क्या हुआ, टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन। अब जानते बेटा ए क्या है, मास नंबर, तो जब ये मास नंबर है तो न्यूट्रॉन की संख्या यदि एन न माने तो इस क्वेश्चन में एन दिया हुआ है तो इसलिए उसको एन के रूप में उसे ऐसे लिखा गया है। अदरवाइज क्या होता है कि जब जेड हमारा पक्का है कि हमेशा जेड क्या होगा, तो जेड हमेशा बेटा नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स होगा, तो जब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया तो मास नंबर में से प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यह क्वेश्चन है तो इस फॉर्म में रहेगा या तो इस फॉर्म में रहेगा। अभी यहाँ पर जो बेटा देखिए, अब जहाँ पर एम एन है ना वहाँ पर एन दिया है, न्यूट्रॉन की संख्या ऑलरेडी कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पर देख बेटा यही न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर एन है क्या, न्यूट्रॉन्स, तो जब यहाँ पर एन है न्यूट्रॉन्स और यहाँ पर ऐसे लिखने का तरीका होता है ए माइनस जेड, यदि अलग से न दिया रहा हो तो ए माइनस जेड लिखेंगे, और माइनस एम एन यानी कि मास ऑफ द न्यूक्लियस, तो बेटा यहाँ मास ऑफ न्यूक्लियस ऐसे दिया गया है। तो लिखने का तरीका बेटा दोनों चीज़ें नोट करिए। तो अच्छा होता क्या है, बच्चे ये वाला तो याद रखते हैं क्योंकि किताबों में ज़्यादा दिया रहता है, और ये वाला किताबों में नहीं रहता है, तो यानी कि बड़ा कम यहाँ कुछ मिलेगा कहीं पर आपको, तो बच्चे क्या करते हैं इस बात को जानते नहीं, उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, और आना जरूर है। अब ये तो मास डिफेक्ट हुआ बेटा, और जानते हो कि आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन से बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है। अब हमको बाइंडिंग एनर्जी बताना है दोनों फार्मूले में। अब देखो बेटा अब हमको बाइंडिंग एनर्जी बतानी है, तो जानते हो बेटा डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है, तो डेल्टा एम का मान रखा, सी से मल्टीप्लाई किया, मीन्स कि यदि इसको यूज किया जाए तो क्या बना, एम पी इंटू जेड प्लस एम एन, और क्या बेटा ए माइनस जेड और क्या बेटा ए माइनस जेड और माइनस एम एन हो गया, और यहाँ पे हो गया सी स्क्वायर। बेटा देखिए तो अब बाइंडिंग एनर्जी विल बी हाउ मच, डेल्टा एम का मान एम पी इंटू जेड करें बेटा तो टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स हो गया, एम एन ए माइनस जेड किया तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया, इसमें से न्यूक्लियस के मास को क्या किया बेटा माइनस कर दिया, तो क्या बना डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर कर दिया बेटा, कर दिया। अच्छा अब देखो बेटा अब चाहे तो आप इसको निकाल दिया तो इससे सॉल्व कर लिया, नो प्रॉब्लम, ये भी फैंटास्टिक। अच्छा अब चाहो तो बेटा दो दूसरा वाला है इससे निकाल दीजिए, चलिए अब इसे निकालेंगे तो क्या होगा जरा देखिएगा।
अब उससे से निकाल दिया जाए तब भी बात वही आएगी, कोई बात अलग से तो होगी नहीं है बेटा। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी बराबर कितना हुआ, तो अब इस वाले से देखते हैं एम पी और जेड दिया हुआ बेटा। देखो तो एम इंटू जेड प्लस क्या एम पी है जेड प्लस और क्या दिया बेटा एम और दिया है न्यूटन का एन इंटू एन दिया हुआ है, ठीक दिया। अच्छा अब फिर क्या है एम जेड और एन दिया हुआ है हो बेटा। और यहाँ पर क्या दे बेटा, अब ये बाइंडिंग एनर्जी निकाल रहे हैं ना, अब ये हुआ अभी डेल्टा एम का मान हुआ। अब देखो बेटा अब ये हुआ डेल्टा एम और फिर क्या कर दूँ सी स्क्वायर कर दूँ, बस हो गया। तो बेटा अब इस फार्मूले से ऐसे हो गया, यार दोनों सामने हैं आपके, यह भी और यह भी, बात समझ बेटा, दोनों सही है अपनी जगह पर। अच्छा अब हमको करना क्या बेटा, अब ये सी स्क्वायर हम इधर ला दिए, तो देखो बेटा बाइंडिंग एनर्जी अपान सी स्क्वायर बराबर कितना हुआ एम पी इंटू जेड प्लस एम एन इंटू एन माइनस एम एन जेड, हो गया। अच्छा बेटा अब देखना, अब इसको हम इधर ला दे रहे हैं, तो एम एन जेड इक्वल टू एम पी इंटू जेड प्लस एम एन इंटू एन और क्या बेटा देखना, अब ये वाला इधर आ गया और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या बाइंडिंग एनर्जी अपान सी स्क्वायर, तो दिस इज द फैंटास्टिक, तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, और बेटा तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, तो यही हम लोग का आंसर था बेटा, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, क्या बेटा। तो एम एन जेड इक्वल टू एम पी जेड प्लस एम एन एन माइनस एम सो मच, तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, और यही हमारे समझ बेटा। देखिए अब यही था लास्ट ऑप्शन, देखो बेटा, तो एम एन जेड इक्वल टू एन एम एन प्लस जेड एम पी माइनस बी ई अपॉन सी स्क्वायर, तो दिस इज वाज द आंसर, ओके बेटा। तो अब देखिएगा, अब इस टॉपिक को अच्छी तरह से थोड़ा सा एक बार देख लीजिए फिर से। लिखने का तरीका, बाइंडिंग एनर्जी बेटा निश्चित आना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे बिल्कुल टॉपिक होते हैं ना जो बिल्कुल आपके फिक्स होते हैं, यदि आप खुद गेस कर सकते हैं कि कौन सा आना है, लेकिन अभी आप नहीं कर पाएंगे बेटा, आप स्टूडेंट है एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे ना। तो ये सब काम हम लोगों का है बेटा ना, कि 22 साल हो गया बेटा पढ़ाते हुए, पता है कितने हज़ार जो बच्चे हैं MBBS किए हुए बेटा हम लोग से पढ़ करके ना, बच्चे अपने ही मेहनत करते हैं। हम लोग का टीचर का काम क्या होता है, थोड़ा गाइड करना, उनके काम को आसान बना देना, बस इतना ही काम है बेटा। नहीं बच्चा तो मेहनत खुद ही करता बेटा, आप खुद ही मेहनत कर रहे हो बेटा, आप बनेंगे टॉप करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, वो सारा सब कुछ आपका अपना खुद का योगदान है बेटा आपको बनाने में। बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू यस, तो क्लियर कर लो बेटा, एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा फिर से, सभी चीज़ें लिखने का तरीका सब कुछ नोट कर। क्यों, क्योंकि वहाँ एग्जाम के समय में बेटा ना, एग्जाम हॉल में समय नहीं होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतना आराम से नहीं सीख पाएंगे ना। तो अच्छी तरह से सूप पढ़ डालिए, ना रहे मतलब कोई कन्फ्यूजन ना रह गए। अब देखिए चाहे जिस रूप में लिखा जाए, देखिए फार्मूला हमने लिख के बताया डिफरेंट तरीके से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आने वाला है, तो इसलिए अच्छी तरह से पढ़ डालिएगा, ठीक। चल बेटा अगला, अब देखिएगा क्या कह रहा कि जेनर डायोड हैज ब्रेकडाउन वोल्टेज, ए जेनर डायोड हैज ब्रेकडाउन वोल्टेज 15 वोल्ट। कोई जेनर डायोड है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज बेटा 15 वोल्ट है। कह रहा कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द जेनर डायोड, कह रहा कि जेनर डायोड में करंट कितनी बह रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा कि यहाँ पर वो आई जेड की वैल्यू पूछ रहा है आपके इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आई जेड की वैल्यू पूछ रहा कि इस जेनर डायोड में कितनी करंट फ्लो कर रही है बेटा, ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में, ओके। आई जेड देख बेटा सर्किट दिया हुआ है। अब सर्किट में क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर दो ये प्लस टर्मिनल है बेटा और ये माइनस टर्मिनल है, 20 वोल्ट का वोल्टेज है यहाँ पर, और यहाँ पर बेटा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, कितने का 250 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर एक जेनर डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा बेटा RL लगा हुआ है ना, एक लोड रेजिस्टेंस लगा 1 किलो ओम का। ऑप्शंस दिया हुआ 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 5 एम्पियर और 15 मिली एम्पियर, ये ऑप्शन दिया हुआ बेटा। यहाँ पे बेटा ये 5 मिली एम्पियर नहीं है बेटा, ये एक ऑप्शन थोड़ा अलग है, ये हाँ बेटा ये दिया 2 मिली एम्पियर, 5 ने 2 है बेटा, 2 मिली एम्पियर। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब जा देखना बेटा, ये आपकी सर्किट दी हुई है,
ये टर्मिनल प्लस है और ये टर्मिनल माइनस है। जेनर डायोड बेटा हमेशा जेनर डायोड रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है। तो जेनर डायोड की पूरी थ्योरी खूब अच्छी तरह से पढ़ लीजिए बेटा ना। तो जेनर डायोड ऑलवेज, एक लाइन लिख दो बेटा कि जेनर डायोड ऑलवेज इन रिवर्स बायस, ऑलवेज इन रिवर्स बायस। इसकी बायसिंग हमेशा रिवर्स होती है। जेनर डायोड कहाँ पर यूज़ करते हो बेटा? वोल्टेज स्टेबलाइजर और वोल्टेज रेगुलेटर में यूज़ करते हो बेटा ना। पावर सप्लाई में आप करते हो, वोल्टेज रेगुलेटर में करते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर में आप करते हैं जेनर डायोड का। क्या खासियत होती है इसकी? तो इसका ब्रेक डाउन वेरी शार्प। और इसका बनावट में क्या डिफरेंस होता है जनरल सिंपल डायोड से बेटा? तो यह जो स्पेशली डोप्ड डायोड होता है, कंसंट्रेशन इसका हाई होता है। यदि इसे फॉरवर्ड बायस में यूज़ करें तो क्या होगा? तो यह फॉरवर्ड बायस में कोई कमाल नहीं दिखाएगा। फॉरवर्ड बायस में सिंपल डायोड की तरह से काम करेगा बेटा। तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल जुबा पे होने चाहिए सब कुछ। अब जरा देखना 20 वोल्ट का बैटरी है बेटा, लगी हुई है 20 वोल्टेज, यानी कि 20 वोल्ट 20 वोल्ट दिए हुए हैं। 20 वोल्ट में जानते बेटा कि कुछ पार्ट यहाँ वोल्टेज का आ जाएगा और कुछ पार्ट इस पर आ जाएगा। दो इस लूप में देखा जाए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यह दो पार्ट में है। तो कुछ वोल्टेज यहाँ पर, कुछ वोल्टेज यहाँ पर आएगा। अच्छा, और ये पॉइंट और ये पॉइंट और यह पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पैरेलल में है। तो जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही वोल्टेज यहाँ पर होगा। लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज 15 वोल्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेनर डायोड 15 वोल्ट पर ये टू ब्रेक कर जाएगा। तो जब 15 वोल्ट पे ही ब्रेक कर जाएगा तो मैक्सिमम वोल्टेज हम यहाँ दे सकते हैं 15 वोल्ट। तो 15 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज कैन बी गिवन। क्यों? क्योंकि 15 वोल्ट तो ब्रेक डाउन है। तो जब जेनर डायोड ब्रेक डाउन हो जाएगा, जब उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसके बाद वोल्टेज सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो यह 15 वोल्ट आप दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 वोल्ट जब यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज है बेटा, तो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर भी 15 वोल्ट ही होगा। तो इसके ऊपर वोल्टेज आ गया 15 वोल्ट आ गया। तो जब यहाँ 15 हुआ तो यहाँ भी 15 हुआ, टोटल है 20। तो इसका मतलब कि यहाँ पर कितना आ गया बेटा? तो यहाँ पर आ गया वोल्टेज 5 वोल्ट आ गया, इस पर वोल्टेज 5 वोल्ट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। तो यहाँ 5 वोल्ट वोल्टेज हो गया। अच्छा, अब यहाँ रेजिस्टेंस दिया है 250 और यहाँ पर वोल्टेज दिया 5। इसका मतलब ये बेटा कि जो टोटल करंट बह रही होगी वो कितनी होगी? अब ये करंट आएगी जब इस बिंदु पर तो दो पार्ट में बढ़ जाएगी। एक इधर जाएगी वो IL कहलाएगी और जो इसमें आएगी वो IZ कहलाएगी। IZ जेनर डायोड करंट बोलेंगे उसको। ठीक, अब जा देखना बेटा फिर क्या होगा। अब हम यहाँ से चूंकि यहाँ वोल्टेज मालूम हो गया है 250 ओम रेजिस्टेंस है ही और वोल्टेज यहाँ पर 5 ओम है बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर करंट का मान I का मान बता सकते हैं। I बराबर कितना हो गया? V/R। तो I बराबर जानते बेटा होता है V/R, यानी कि ये हो गया 5 वोल्ट और ये R 250। 5 से काट देंगे बेटा तो 150 हो जाएगा, नहीं कि 50 हो जाएगा। तो 1/50 क्या? 1/50 एम्पियर। 1/50 एम्पियर बेटा, नीचे ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करें, मान में कोई अंतर होना नहीं है। अब यहाँ 5 है तो 5 से कट जाएगा भाई 2 आएगा और ये 0 है 2 20 हो गया 20 और नीचे 3 0 है 1 × 3 0 यानी कि 1000 ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा, यानी कि 20 मिली एम्पियर। तो कितनी करंट बह रही है बेटा? 20 मिली। टोटल करंट सर्किट में यहाँ शुरू हो रही टोटल करंट कितना? 20 मिली एम्पियर। अब देखो बेटा कि इसमें कितनी करंट जा रही है। नहीं, इसमें देख लो बेटा, पहले इसमें देख लो कि इसमें कितनी करंट जा रही है बेटा, यानी कि जो लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। देखो अब IL बराबर कितना हुआ? तो IL बराबर जितना वोल्टेज है बेटा, देखो यहाँ पर IL बराबर VL और अपान कितना बेटा? रेजिस्टेंस। और VL अभी देखा हम लोगों ने कि जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ 15 है तो वहाँ पर भी 15 होगा। तो 15 वोल्ट ये हो गया और रेजिस्टेंस है वहाँ पर 1 किलो ओम, तो अपान 1 किलो ओम, यानी कि 1 किलो ओम 10⁻³ ऊपर जाएगा माइनस बन जाएगा, यानी कि 15 मिली एम्पियर। तो लोड रेजिस्टेंस में करंट भरी है बेटा 15 मिली एम्पियर और टोटल करंट है 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर। देन व्हाट विल बी द करंट इन द जेनर डायोड? तो देयरफॉर द जेनर डायोड में करंट क्या होगा बेटा? यस, लॉ कंजर्वेशन ऑफ द करंट, यानी कि I बराबर क्या होगा? IL प्लस IZ। तो I = IL प्लस IZ एंड देन व्हाट विल बी हैपन? तो IZ विल बी हाउ मच बेटा? IZ विल बी I - IL, IZ विल बी I - IL। तो 20 - 15 यानी हाउ मच? 5 मिली एम्पियर। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, 5 मिली एम्पियर। क्लियर बेटा? अच्छी तरह से देख लीजिए। ओके
क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि द longest and shortest distance of the earth from the sun is r1 and r2, यानी कि ये कौन सा है longest और ये कौन सा बेटा shortest, यानी कि पृथ्वी की सबसे अधिक से मैक्सिमम दूरी जो सन से होती है वो r1 है और जो सबसे कम वाली दूरी होती है वो r2 दिया हुआ है ना। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। तो क्या है कि जब पृथ्वी जब मेजर एक्सिस से के परपेंडिकुलर होगी तो उस समय पृथ्वी की सन से दूरी क्या होगी। व्हाट विल बी द डिस्टेंस, व्हाट विल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ऑप्शंस क्या कह दिया हुआ है। ऑप्शन पहला तो कह रहा है कि R1 R2 अपन R1 प्लस R2 होता है। दूसरा कह रहा है कि R1 प्लस R2 अपान 2 यानी कि इसका सीधा एवरेज होता है। तीसरा कह रहा है कि 2R1 R2 माइनस अपान R2 माइनस R1 होता है। और चौथा कह रहा है कि 2R1 R2 अपान R1 प्लस R2 होता है। कौन सा अच्छा लग रहा है बेटा, याद है? तो यदि आपका कॉन्सेप्ट तैयार है बेटा, ये सब बहुत तो बर्निंग क्वेश्चंस है। ये तो मतलब ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल बिना पढ़े तो यार ये सब चीज़ें तो याद रहना चाहिए हमेशा। आंसर, दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन डी 2R1 R2 अपान R1 प्लस R2। बट हाउ एंड वाई, चलो बेटा आप जा देखिएगा। तो सपोज करिएगा कि यह एक इलिप्टिकल ऑर्बिट, ओके बेटा, यह इलिप्टिकल ऑर्बिट पृथ्वी का सन के चारों तरफ। तो ये ऑर्बिट कैसा होता बेटा, तो आप जानते हैं सब कि इलिप्टिकल ऑर्बिट होता बेटा, इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब यहाँ पर बेटा थ्योरी में हम सब कुछ दिए हुए हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर भी थोड़ा ज़्यादा लंबे में समझा दिए पूरा डिटेल। तो देखो बेटा, अब यहाँ से जैसे आप जानते हैं बेटा कि जो इलिप्टिकल इलिप्स में दो फोकस होते हैं, तो यह पहला फोकस एंड दिस इज द सेकंड फोकस। तो हमेशा जो आप ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े हैं आप बेटा, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो ग्रेविटेशन बहुत ज़बरदस्त दिया हो बेटा, पढ़ डालिए। तो देखो बेटा, तो हम जानते हैं कि सन का लोकेशन हमेशा एक फोकस पर होता है, या तो सन यहाँ होगा या तो सन यहाँ पर होगा। ओके, और पृथ्वी हमेशा सन के चारों तरफ क्या होती है, वह हमेशा इलिप्टिकल पाथ पे मूव करती है, और यह पाथ कैसा है, इलिप्टिकल। ओके, अच्छा, अब यदि बेटा दोनों फोकस को यदि मिला दिया जाए और मिला करके सीधा ठीक बीच में परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया जाए तो अब सेंटर मिलेगा। और दोनों का जो सेंटर होगा, सेंटर से एक तरफ कि मैक्सिमम जो दूरी होती है बेटा, सीधा स्ट्रेट मिला दिया जाए, इसे कहते हैं मेजर एक्सिस। दूसरा नाम इसी को कहते हैं बेटा सेमी मेजर एक्सिस। और जो मिनिमम डिस्टेंस हुआ तो जानते बेटा कि ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है बेटा, इसको कहते हैं ना सेमी माइनर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। ओके, क्लियर। अच्छा, अब जैसे मान लो बेटा कि सन का लोकेशन यहाँ पर है, तो यदि यहाँ से देखा जाए तो जो, और पृथ्वी का लोकेशन ये है, तो जो यहाँ से देखा जाए बेटा ना, तो ये मैक्सिमम देगा, यहाँ से देखा जाए तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया अर्थ का, यहाँ से यदि सन के लोकेशन से, तो दिस डिस्टेंस बिकम्स मैक्सिमम, यही कह रहा है ना R1 है। उस सिचुएशन में ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो ये क्या हो गया, R2, यानी कि R1 इज द फारदेस्ट डिस्टेंस यानी द मैक्सिमम डिस्टेंस एंड द R2 इज द मिनिमम डिस्टेंस। एंड फॉर दिस व्हाट विल हैपन एंड व्हाट विल द प्रोसेस टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, देखो बेटा, आप जानते हो कि मैथमेटिक्स का एक वर्ड आता है कि इक्वेशन ऑफ द कॉनिक सेक्शन। तो बायो वाले बच्चों को बेटा नीट का एग्ज़ाम है, तो नीट के एग्ज़ाम के लिए नीट वाले बच्चों को बेटा वो सब के चक्कर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, IT वाले का वो सब बात होती है बेटा। लेकिन बस आप एक केवल इक्वेशन जानिए, कैसे कि इक्वेशन ऑफ द बेटा इक्वेशन ऑफ अर्थ कैन बी रिटन एज, यानी कि जब पृथ्वी सन के चारों तरफ घूम रही होती बेटा, तो जो वह किस पाथ को फॉलो करेगी, वह सर्कुलर पाथ पे जाएगी या कि वह पैराबोलिक पाथ पर जाएगी, कि हाइपरबोला बनाएगी, कि एलिप्स बनाएगी, वह सारी बातें डिपेंड करता है कि ई का मान कितना है। अब आप ई को क्या कहते हैं बेटा, तो ई का नाम है, नोट करते जाइए सारी बातें बेटा बहुत अच्छी तरह से। तो ई का नाम है इसेंट्रिसिटी। क्या नाम है बेटा, इक्वल टू इसेंट्रिसिटी। ई का मान जब 1 होगा तो इसे सर्किल कहते हैं,
जब ई का मान 1 से कम होगा तो इसे एलिप्स कहते हैं, और जब ई का मान 1 से ज़्यादा होगा तो यह हाइपरबोला बनेगा। तो यह दीज आर द कंडीशंस, यानी कि ई का मान क्या है। जब ई का मान 1 होगा, जब ई का मान 1 होगा तो क्या बनेगा, ई का मान 1 पर जो बेटा ई का मान 1 होगा तो सर्किल बनेगा, हो गया। ई का मान 1 से कम होगा तो एलिप्स, ई का मान 1 से ज़्यादा होगा तो बेटा हाइपरबोला बनेगा। अब जा देखना बेटा, अब 1/r1 यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए देखा जाए ना, तो अब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब यहाँ से जो मिलाने वाली लाइन है बेटा, थीटा की वैल्यू cos थीटा है क्या, जो बेटा ध्यान दीजिएगा। माना कि लोकेशन, माना, आइए मैं दूसरा डायग्राम बना दूँ समझाने के, बेटा ये डायग्राम बनाता हूँ, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि दिस इज द approx ellipse and this is the position of the sun at a time. This is the position of the sun and this distance is the maximum distance from the sun r1 and this is the r2, and suppose this is the at any time earth is here। तो अब यह r है तो ये वाला यहाँ ये डिस्टेंस ए थीटा के बनाना बेटा। तो मैं कहूँ कि अब इसका लोकेशन बताओ क्या है, अर्थ का इस समय लोकेशन क्या है, तो आप वही फार्मूला बेटा क्या कहेंगे आपकी 1/r इक्वल टू 1/l एंड 1 - e cos थीटा। अब सवाल यह कि थीटा है कहाँ, तो यह दिस इज द वैल्यू थीटा। जब अर्थ यहाँ पहुँची बेटा तो अब यही थीटा बराबर कितना हो गया 0 डिग्री, और जब यह अर्थ यहाँ पहुँची तो थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर हो गया 180 डिग्री। बात समझे बेटा, यानी कि जब पृथ्वी अर्थ सन के करीब होती है, नियरेस्ट होती है, तब एंगल थीटा का मान 180 होता है, और जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है तो थीटा का मान 0 डिग्री होता है। ओके, अब जा देखना बेटा, अब इसी फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब चूंकि इक्वेशंस आपको पता है कि 1/r इक्वल टू 1/l 1 - e, ये तो जनरल फार्मूला हो गया, ये कंडीशंस हो गए। अच्छा, अब जा देखना बेटा, अब ई की वैल्यू तो अब यहाँ पर छोड़िए, अब यहाँ पे आइए एल क्या है, एल को कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, अब जैसे देखो बेटा, अब ये सेमी मेजर एक्सिस है, तो जब अर्थ यहाँ पर होगी तो ये जो डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस होगा ना, तो जो ये डिस्टेंस होगा इसे कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको कहते हैं एल। मैथ की भाषा में कहते हैं लैटस रेक्टम बोलते हैं इसको, लैटस रेक्टम, या ऐसे यूँ समझो बेटा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सेमी मेजर एक्सिस या सेमी माइनर एक्सिस। ओके, अब जा देखना, तो आपको एल का मान निकालना है, तो 1/r इक्वल टू जनरल फार्मूला हो गया। अब एक पहले देखते हैं कि जब अर्थ मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगी तब क्या होगा, तो 1/r इक्वल टू 1/l 1 - e का मान बेटा 1 - e और cos 0 हो गया, और cos 0 बराबर 1 होता है, इसलिए क्या 1 - e हो गया, तो 1/r1 बराबर कितना बेटा, 1/r1 बराबर इतना हो गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब फिर 1/r2 बराबर क्या हुआ, 1/r2 बराबर 1/l 1 - e cos 180 हो गया बेटा। cos 180 बराबर कितना हुआ, -1, तो माइनस दे बेटा, यह -1 हुआ, और माइनस ना बेटा ये क्या हो जाए प्लस, ये प्लस हो गया, ठीक बेटा। अब क्या हुआ इसके बाद में, ये दोनों को इक्वेशन को जोड़ दिया, तो 1/r1 प्लस 1/r2 दोनों को जोड़ दिया लेफ्ट हैंड में। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, जब जोड़ेंगे तो यह प्लस e और -c से कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा 2/l, क्या बचेगा 2/l, जोड़ के देखो बेटा 2/l आ गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करिए, यहाँ आया कि r1 प्लस r2 अपन r1 आ गया बराबर 2l। अब बेटा l की वैल्यू निकाला, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो l का मान आ गया कितना 2r1 अपन r1 प्लस r2। l को क्या कहते हैं बेटा, l कॉल्ड लैटस रेक्टम, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो पूछा है d, यानी कि आंसर क्या हुआ d। यस, दिस इज द आंसर, फैंटास्टिक आंसर। तो अच्छी तरह से बात फिर से देख लें, ठीक से समझ बेटा। और पूरी हर चैप्टर पूरी फिजिक्स कंप्लीट मैं वीडियो पर P100 फिजिक्स पर बेटा पूरी कंप्लीट फिजिक्स दिया हूँ, और मेगा एपिसोड 30 तारीख को एट किसी भी समय बेटा 30 तारीख को चैनल पर आ जाएगा, मैं लोड करूँगा 30 तारीख को, और आप क्या करिएगा वो जितने भी घंटे का होगा पूरी फिजिक्स में दूंगा उस दिन, चाहे वो 5 घंटे लगे या 10 घंटे लगे बेटा, मैं कंटिन्यू एक एपिसोड में पूरी फिजिक्स दूंगा, ताकि आप एक ही बार देख करके पूरी फिजिक्स तैयार कर लें अपना।
ना बेटा। वह एक जो लेक्चर होगा, वह एक पीरियड जो होगा बेटा, वह एक जो हमारा लेक्चर होगा, वीडियो होगा बेटा, वह एक वीडियो पूरे साल भर की पढ़ाई के बराबर होगा बेटा। साल भर की पूरी पढ़ाई पर भारी पड़ेगा। वह एकदम बिल्कुल ही जो नीट 2024 की फिजिक्स चकनाचूर हो जानी है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास वह खलास हो जानी है एकदम। हाँ, नेक्स्ट अब क्या रहा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब जा सकते हो बेटा, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में क्या गेस किया गया है, क्या है कि एन आइडियल गैस टेकन थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस। कोई एक आइडियल गैस था जो साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी से ए पे जा रही है। हीट सप्लाई टू द सिस्टम 5 जूल, 5 जूल हीट सप्लाई किया गया पूरे प्रोसेस में। अब आपसे पूछ रहा कि व्हाट इज द वर्क डन बाई इन द प्रोसेस सी टू ए, यानी कि सी से ए का वर्क डन पूछ रहा बेटा। तो यहाँ पर देखिए, इस पर दिया गया है वॉल्यूम लिया गया बेटा वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर प्रेशर लिया गया है, और यहाँ पर ए है, ये है बी है बेटा, और ये है सी है। ए से बी, बी से सी, सी से ए। तो आपको डब्ल्यू सी ए पूछ रहा बेटा, यानी आपको बताना है डब्ल्यू सी ए का मान बताना है बेटा। प्रोसेस इज साइक्लिक, डब्ल्यू सी ए का मान बताना है। चलिए, यस, ट्राई टू डू द क्वेश्चन। क्या करोगे बेटा, कैसे करेंगे, आ जाइए देख बेटा। अब थोड़ा बड़े में बना दिया डायग्राम को। यहाँ पर वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम यहाँ पर दिया है 2 क्यूबिक मीटर में है, और इस पर देखो बेटा, इस वाई एक्स एक्सिस पर प्रेशर लिया गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, यहाँ पर दिया डिजिट 10 दिया है बेटा। ओके, अब जा देखिएगा बेटा, यदि देखा जाए कि थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ यूज़ किया जाए, तो थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ जब यूज़ करो बेटा, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या है देखिए यहाँ पर, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है। डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है। तो डी यू बराबर कितना होगा बेटा, 0। डी यू बराबर क्या होगा बेटा, तो डी यू बराबर हो गया 0, यानी कि देयर विल बी नो एनी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी बिकॉज द प्रोसेस इज द साइक्लिक। जानते हो बेटा कि जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, वह साइक्लिक प्रोसेस, समझ रहे हो बेटा, साइक्लिक प्रोसेस, दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस, पूरा कंप्लीट एक चक्कर होता है। तो चाहे वह क्लॉकवाइज हो, चाहे वह एंटी क्लॉकवाइज हो, तो साइक्लिक प्रोसेस में डी यू यानी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑलवेज 0 होता है। क्यों? क्योंकि टी का मान कांस्टेंट होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट बराबर होते हैं। तो अब जाते बेटा डी यू का 0 होता है, तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का कहता है कि डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डी यू विल बी 0, तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। अब देखो बेटा, डेल्टा क्यू सिस्टम को जब हीट दिया जाता है तो प्लस, और सिस्टम से जब लिया जाता है तो माइनस। तो सिस्टम को दिया गया है तो 5 जूल हीट आपने दिया है। डब्ल्यू, अब डब्ल्यू पूरा कितना हुआ बेटा, तो अब देखेंगे कि एक डब्ल्यू तो यहाँ हुआ, डब्ल्यू ए बी हो गया, एक डब्ल्यू यहाँ से यहाँ तक हो रहा है तो डब्ल्यू बी सी हो गया, एक डब्ल्यू यहाँ से यहाँ हो रहा है तो डब्ल्यू सी ए हो गया। अब तीनों डब्ल्यू मिला के टोटल डब्ल्यू कहलाएगा, तो डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए हो गया बेटा। अब यहाँ पे ध्यान देना, 5 जूल हीट गिवन ही है, एंड डब्ल्यू ए बी बराबर कितना होगा बेटा, तो पी, जानते हो बेटा कि पी इंटू डेल्टा बी होता है कहीं पर भी, जब वर्क बराबर कितना होता है, तो डब्ल्यू बराबर होता है पी इंटू डेल्टा बी होता है बेटा। अब जा देखिए, पी वी पी, डेल्टा बी कैसे निकालोगे, V2 माइनस V1 से निकालोगे। अब देखो बेटा, तो यहाँ पर था V1, यहाँ ये था V1, ओके, तो ये था V1, यानी कि यहाँ पर बेटा नहीं कुछ यहाँ पे दिया हुआ इसके सामने, इसका मतलब ये हुआ कि हम 0 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ 1 नहीं दिया हुआ, तो 1 नहीं दिया हुआ तो हम 0 मानते हैं, ये 0 से शुरू हुआ है। ठीक बेटा, मानते हैं कि 0 से शुरू हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं है ना बेटा, यानी कि ये मान के अब चलते हैं बेटा कि यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ से शुरुआत है इसका। ठीक बेटा, तो देखो, तो अब यहाँ पे है क्या हमारा, अच्छा प्रेशर कितना बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ का प्रेशर तो कांस्टेंट है, 10 न्यूटन पर मीटर एम्पियर है, पर मीटर स्क्वायर है। और यहाँ पर जो वॉल्यूम है बेटा 0 से शुरुआत है, यहाँ पर 0 है, 0 टच कर रहा है बेटा यहाँ से। अब जो देखना, तो डब्ल्यू ए बी बराबर तो इतना हो गया। अच्छा, अब बात रही कि डब्ल्यू बी सी कितना हुआ। देखो बेटा, बी सी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डब्ल्यू बी सी का मान तो 0 हो गया, वैसे ही साफ दिख रहा है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब देखो बेटा, ये 0 हो गया, और प्लस डब्ल्यू सी ए हमको ये बताना था। अब जब देखना बेटा, ये 5 जूल है, तो ये 5 जूल हो गया, बेटा, ये 5 जूल हो गया। और फिर क्या हुआ बेटा, देखो अब ये कितना दिया हुआ है, ये तो पी का मान 10 है दी है, और 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 यानी कि ये हो गया 20 प्लस डब्ल्यू सी ए। अब आपको डब्ल्यू सी ए बताना था बेटा, तो ये डब्ल्यू सी ए बताना था। डब्ल्यू सी ए बराबर हुआ बेटा, तो कितना हो गया, 5 इधर उधर जाएगा, तो 5J माइनस 20 हो बेटा, और 5J माइनस 20 यानी कि कितना हो गया, माइनस 15 जूल। ओके, आंसर कितना है बेटा, तो आंसर इज सी ऑप्शन, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
अच्छा, अब ये चीज़ और ध्यान देना बेटा, यदि मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में वहाँ पर कुछ और डिजिट दे दिया होता, ध्यान दीजिए मैं वो भी बता दूँ। जैसे मान लो बेटा ये है और सपोज करिए कि यहाँ पर दिया था 1 क्यूबिक मीटर में, और इसके सामने जो क्वेश्चन है बेटा ना, यहाँ दिया था शायद 2 क्यूबिक मीटर, और ये है वॉल्यूम ना बेटा, और यहाँ पर जैसे मान लो कि प्रेशर दिया हुआ था, इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया था, और यहाँ दिया हुआ था 10 और यहाँ दिया हुआ था 2 ना बेटा। मान लो यदि ऐसे रहा होता तब क्या आंसर होता? हाँ जल्दी बोल दीजिए आप। क्वेश्चन वही साइक्लिक प्रोसेस वह ए बी और सी और WCA मान लीजिए आपको बताना है बेटा, तब क्या होता? आइए जब देखा जाए तो बेटा, तो डेल्टा क्यू बराबर कितना हो गया? DU प्लस डेल्टा W। ऐसे सॉल्व करिए अपने एग्जाम में बेटा। डेल्टा क्यू दिया है 5 जूल, वही डाटा ले लिया जाए तो 5 जूल इक्वल टू DU बराबर क्या होगा? 0 प्लस W, पूरा W बराबर कितना हो जाएगा? तो WAB प्लस WBC प्लस WCA, ये हुआ बेटा। अच्छा अब जब देखिएगा, अब प्लस 5 जूल्स इक्वल टू 0 प्लस WAB, तो बेटा A और B, अब यहाँ पे B 2 है और यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि WAB बराबर 2 माइनस 1 हो गया, और इनटू P होता है, तो P कितना बेटा? देखिए अब P यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रेशर बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का प्रेशर तो वही रहेगा, 10 ही रहेगा ना बेटा। देखिए यहाँ पर, देखिए बेटा यहाँ से A से B, तो A से B गया है तो प्रेशर तो कांस्टेंट बना हुआ है, तो प्रेशर तो वही रहा, यानी कि 10 हो गया, और प्लस अब बेटा, और इस वाले प्रोसेस में हाँ बेटा A से B हो गया। अब ध्यान देना, अब ये यहाँ से B से C, तो नहीं हम लोग का डायग्राम हम लोग का दूसरा बना दिए ना, तो हम लोग डायग्राम थोड़ा दूसरा बना दिया बेटा, थोड़ा सा फिर से बना दिया जाए, जो उस क्वेश्चन में था वही वाला डायग्राम। हाँ देखो बेटा, क्या था हम लोग का डायग्राम? हमारा डायग्राम ऐसे था ना, ऐसे था। हाँ वही ऊपर वाला क्वेश्चन देखो बेटा, यह A, यह B और ये C था, और हाँ ठीक बेटा, और यहाँ पर क्या था? अब यहाँ पर मैं दिया हूँ आपको कि यहाँ पर मान के चलो बेटा कि यह A है ना, यहाँ पर ये यहाँ पर ना बेटा ये 1 है, ये था क्वेश्चन। तो चलिए, तो 5J हो गया बेटा, और W तो पहले कौन वाला बेटा? DU बराबर 0 हो गया, तो इसे छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। अच्छा अब WAB, तो बेटा A से B AB क्लियर हो गया। अच्छा अब यहाँ WBC में बेटा V का मान कांस्टेंट है, तो जब V का मान कांस्टेंट है तो WBC का मान 0 हो गया, यानी कि ये 0 हो गया। अब एक बचा WCA, अब ये बता दो बेटा WCA बचा। हो गया। अब जरा देखना बेटा, अब क्या हुआ? अब यहाँ पर हुआ प्लस 5 जूल दिया था बेटा, इसमें क्या हुआ? A हो गया प्लस 10, और ये क्या हुआ? WCA हो गया बेटा। हमको क्या चाहिए था? WCA बताना था, तो WCA बराबर कितना आ गया बेटा? 5 जूल माइनस 10 जूल, यानी कि अब आ गया माइनस 5 जूल। हो बेटा, यानी कि यदि यह पॉइंट 0 पर रहे तब क्या होगा, और यह पॉइंट यदि 1 पर रहता तब क्या होता? तो मैं 2 क्वेश्चन बता दिया बेटा। क्योंकि जनरली जो ग्राफ आता है ये वाला, तो जनरली 0 से नहीं शुरू होता, कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है, इसलिए मैं दोनों ले लिया, 0 भी ले लिया और 1 भी ले लिया बेटा। ओके, तो जब 0 लिए थे तो आया था -15, और जब वहाँ 1 ले लिए तो आया -5। तो कंसेप्ट क्लियर होगा बेटा। चलिए आ जाओ, देखो बेटा, तो यह थोड़ा सा ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चूँकि अच्छी तरह से पढ़ डालेगा बेटा। और अभी बाकी का न्यूमेरिकल मैं देखा हूँ ना, अभी बोला हूँ ना बेटा, 200 न्यूमेरिकल्स मैं गेस्ट दे रहा हूँ आपको। तो 1 से लेके, इसे पहले वाले पार्ट में मैं कल दिया था आपको कि 1 से लेकर 6 क्वेश्चन, जो छोटा पार्ट था वो, तो 1 से 6 क्वेश्चन दिया था बेटा। 7 नंबर्स लेकर के 20 नंबर में दे रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन से मैं कोशिश करूँगा कि बचे हुए हम लोग के कितने बेटा, अभी 35 क्वेश्चन
ना, नहीं 20 हो गए ना, तो 20 हो गए तो अभी 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन में आपको जस्ट अगले पार्ट, जब तक इसको फिनिश करेंगे बेटा तब तक मैं तुरंत आपको 30 क्वेश्चन दूंगा, और इसके बाद मेगा जो बताया हूँ अभी पहले उसको दूंगा, पूरी फिजिक्स पर रिवाइज कर दूँगा, फिर गेस्ट क्वेश्चन में बेटा फिर अभी अब मैं आपको 3 मॉडल पेपर की कोशिश करूँगा कि मैं आपको 150 क्वेश्चन आपको पूरा गेस्ट करके दे दूँ बस। और फिजिक्स की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, एकदम से पक्का फर्स्ट क्लास का, बहुत अच्छा होगा बेटा। केवल आप अच्छी तरह से बस पढ़ लीजिएगा सब कुछ। ओके बेटा, तो नीट 2024 गेस्ट क्वेश्चन मॉडल सेट 1 का बेटा पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 50 देना था बेटा, लेकिन हम लोग अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, 20 तक ना बेटा। तो ये है हो गया, अभी 20 हम लोग का पूरा होने जा रहा है बेटा, 20 पूरा कर लिए। 21 से लेकर के 50 तक हम लोग अगले एपिसोड में शुरू करेंगे बेटा। जब तक आप पढ़िए इसको तब तक मैं देता रहूँगी, इसलिए पढ़ते रहिए ना, एक ही बार 50 क्वेश्चन से बजाय दे दूँ, पहले पढ़ते रहिए बेटा। अभी इसको देखिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन बेटा। मैच द फॉलोइंग ना, मैच द फॉलोइंग फ्रॉम कॉलम ए एंड बी। यस, देखो बेटा अब ध्यान दीजिएगा, कॉलम इसमें और कुछ ग्राफ दिए हुए बेटा, देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ R = R के आगे जीरो है, कुछ भी नहीं है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है। यह इंटेंसिटी किसी चीज़ की बताई जा रही है और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है। फिर यहाँ पर क्या है बेटा, V, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल पर कांस्टेंट है, फिर घट रहा है, मीन्स पैराबोलिक है ना। आप फिर देखो बेटा ऑप्शन डी में इस तरह से बना हुआ है, और फिर आप देखो बेटा ऑप्शन ई में इस तरह से बना हुआ है। और इधर क्या क्या है, देखो बेटा इधर क्या क्या है, तो इधर है कॉलम बी में पी से, ये बेटा पी के नाम दिया गया है, PQRS लिखा गया है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन बेटा। फिर अगले में क्या रहा कि पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर। नंबर तीसरे में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सॉलिड स्फीयर चार्ज यूनिफॉर्मली। और अगले में क्या कह रहा कि प्लस क्यू चार्ज गिवन टू द हॉलो स्फीयर एंड माइनस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर। अच्छा, और फिर अगले में क्या कह रहा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। ओके बेटा, अब आप देख के पहचानिए बेटा, और वहाँ से मैच कराइए ना। अब ये मैच कराइए बेटा, किसको किससे मैच कराएंगे, अब ये देखें आप, किसको किससे मैच कराएंगे। हो गया बेटा, आइए अब देखिए जरा साहब किसको कैसे मैच कराएंगे। तो यह जो पहला वाला ग्राफ दिखाई दे रहा है बेटा, तो किसका है, बस सीधे पहले समझ लिया किसका हो सकता है, और तब फिर आगे शुरू किया जाएगा। अब जरा देखिएगा बेटा, ये किसका ग्राफ है, क्या हॉलो स्फीयर का है? नहीं, हॉलो स्फीयर में तो प्लैनेटरी फील्ड जीरो होती है बेटा, जानते हो ना। यदि हम हॉलो स्फीयर को ले लें, सबको लेके समझ लिया जाए, यदि हॉलो स्फीयर होता हम इस पे प्लस क्यू चार्ज देते ना बेटा, तो क्या होता। और एक पहले आइए सीधे इसके आंसर पे चलते हैं, और यहाँ पर यदि मैं माइनस क्यू चार्ज रख दूँ बेटा, तो क्या होगा। तो जानते हो कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बेटा यह इलेक्ट्रिक अंदर के लिए ना, अंदर के लिए जानते हो बेटा कि यहाँ पर जो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ई का मान 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हॉलो स्फीयर में यदि अंदर कोई चार्ज न रखा जाए, और किसी हॉलो स्फीयर को बेटा, किसी हॉलो स्फीयर को, यस बेटा ये हॉलो स्फीयर है, और हॉलो स्फीयर के यदि प्लस क्यू चार्ज दे दिया जाए, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है, 0, और पोटेंशियल क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो इसका ग्राफ बनता है बेटा, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। जब बाहर निकलते हो आप यहाँ से, तब आपको फील्ड मिलती है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ भी नहीं रहा। जब आप बाहर निकलेंगे तो पैराबोलिक शेप बनता बेटा, यानी कि E = 1/r², और अंदर E का मान 0 होता है। और इसका पोटेंशियल की यदि बात करें, तो ये तो E हो गया। अच्छा, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और ये कैसे होता है बेटा, ये हाइपरबोलिक होता है। तो इसमें पैराबोलिक होता है, यहाँ देखो B का मान कांस्टेंट हो गया, और यह जो पोटेंशियल हुआ बेटा, B का यहाँ कांस्टेंट हुआ, और बाहर जाएंगे तो B = 1/r होता है। याद आ रहा है सब कुछ। अब ध्यान दीजिए बेटा, ये दो यहाँ पर हो गए इसके लिए। लेकिन यदि एक हॉलो स्फीयर ले लिया जाए, और इसके सेंटर पर बेटा माइनस चार्ज मैं रख दूँ, और यहाँ पर प्लस चार्ज रख दूँ, तब क्या होगा, तब यही होगा। ओके, कैसे, देख बेटा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण से होगी ना, लेकिन इसके कारण से होगी,
तो इसके कारण से जब होगी बेटा तो पैराबोला यहीं से पैराबोला बनना शुरू हो गया, अंदर से पैराबोला बनना शुरू हो गया बेटा। ये पैराबोला बनना अंदर से शुरू हो गया। जब आप बाउंड्री पर यहाँ पहुँचेंगे तो देखो बेटा, जो ही बाउंड्री पर पहुँचते तो ऐसा लगता है जैसे कि बाहर जो बाउंड्री पर दिया गया है चार्ज, इसको सरफेस पर दिया गया है, वो अभी चार्ज जब बाहर निकलते हो ना तो अभी चार्ज ऐसा लगता है कि सेंटर पर आ गया है। तो सेंटर पर पहले से ही माइनस क्यू था और आपने प्लस क्यू और आया, टोटल चार्ज 0 हो गया। यानी कि जब आप बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये होगा बेटा कि दिस आंसर इज द, यानी कि अब इसको जो पहला फर्स्ट ए है उसको हमको किससे मैच करा देना बेटा, तो ए को मैच कराना है। कहीं पर देखिए बेटा कौन सा है, एस से। तो ए को यस से देखिए बेटा कि ये ऑप्शन जहां पर ए यस से मैच कर रहा हो, ए यस से मैच कर रहा है, तो यानी कि 2 नंबर को आंसर होने की चांस है। और कहां पर, और डी में भी मैच कराएं कि या तो बेटा देखिए, ये तो बात बिल्कुल कंफर्म हो गई कि या तो आपका आंसर बी होगा या तो आंसर डी होगा। यानी कि इनको हम बस एक मिला तो तुरंत देख लिया कि क्या एक जो भी आपको सही से मिल गया, बस वहीं से देख लिया कि कौन नहीं हो सकता है। आइए बेटा अब फिर दूसरे पे चलते हैं। दो होने की चांसेस बन रही हैं। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, पहले इसी को चेक कर लेते हैं। अब देख रहे बेटा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जानते हो किसका ग्राफ है, यानी कि कहीं पर भी कोई सॉलिड स्फीयर या अर्थ हो, तो अर्थ का और सॉलिड स्फीयर की पोटेंशियल, सॉलिड स्फीयर हो कोई भी मेटेलिक सॉलिड स्फीयर हो और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या डाइलेक्ट्रिक हो, कोई सॉलिड स्फीयर डाइलेक्ट्रिक हो और यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर हो, तो उसका पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, तो उसके पोटेंशियल का ग्राफ ये होता है बेटा, होता है ना। तो आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा कि V बराबर क्या होता है बेटा, तो यहाँ पर होता है एक फार्मूला आता है बेटा कि यहाँ पर 2 ग्रेविटी के केस में होता है बेटा कि 2gm अपन ना, नहीं 2 नहीं होता बेटा, बल्कि यहाँ पर होता है, एक सेकेंड, एक फार्मूला बेटा ग्रेविटी के केस में होता है यहाँ पर gm/2r³ होता है बेटा अंदर, और अंदर होता है 3r² माइनस r² होता है बेटा। और यही फार्मूला जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में भी यही फार्मूला होता है। ओके बेटा, अंतर क्या होता है कि जहाँ ये g है वहाँ पर 1/4πε0 हो जाएगा ना, और यहाँ पर जहाँ m है वहाँ पर q हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। ठीक बेटा, तो देखिए ये फार्मूला होता है। अब जैसा देखिए बेटा, तो यानी कि अब देखा जाए तो टी किसको कह रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ सॉलिड स्फीयर। यस करेक्ट, यही है बेटा, वही का फार्मूला लिखा गया है, यानी जिसका फार्मूला लिखा गया है उसी का ग्राफ है। यानी ये बात क्लियर हो गई कि जो ई है वो टी से मैच कराना है। तो जो ई है देखो बेटा, अब यहाँ पर देखना ई यहाँ आर से मैच कर रहा है और यहाँ पर टी से मैच कर रहा है, इसका मतलब कि आंसर सही है। तो 2 ग्राफ क्लियर हो गए। अब अच्छी तरह से फिर से देखिए कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब इस ग्राफ को पहचानिए कि किसका पोटेंशियल है। यह चार्ज का पोटेंशियल को ही बता रहा है किसी का, तो यस चार्ज का भी पोटेंशियल होता है, या कि ग्रेविटी का पोटेंशियल बता रहा है। यानी कि यहाँ ऑप्शन के अनुसार चूंकि चार्ज का पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि ग्रेविटी का पोटेंशियल बता रहा है, तो यानी कि ये सही है। अच्छा अब आइए देखिए ये किसका ग्राफ है भाई, ये किसका ग्राफ है, तो आप देखें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी देखा हम लोग कि यह ग्राफ कब मिलता है, यानी कि ये ई है, तो कह रहा कि ई अंदर नहीं होता है और बाहर जो ई है बेटा वह ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। इसका मतलब कि क्या है, यह चार्ज्ड हॉलो स्फीयर है, यह चार्ज हॉलो स्फीयर का ये ग्राफ है बेटा, है ना। देखिएगा अब चार्ज हॉलो स्फीयर, इसका मतलब है कि जो सही ऑप्शन उसमें डी हमारा मैच करना चाहिए किससे, तो डी मैच करना चाहिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सॉलिड स्फीयर चार्ज यूनिफॉर्मली। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो अब ये बेटा ये कौन सा, पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर, पोटेंशियल है नहीं, तो ये कौन सा बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर, यानी कि पी। तो पी को मैच करना है किससे बेटा, तो पी का मैच करना है हमारा डी से, तो डी को मैच करना है किससे बेटा, पी से, तो डी को मैच करना है पी से। फैंटास्टिक आंसर हो गया बेटा। आप जा देखिएगा और बाकी तो बस आंसर है बेटा। अब यहाँ का बाकी दे रहा है, ग्राफ छोटा कर दूँ, सामने आपके पूरा डिटेल्स बेटा एक पास कर दें, अच्छी तरह से समझ ले पूरा। अब ये किसका बेटा, ये किसका है, तो देखो बेटा चार्ज हॉलो स्फीयर का,
चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। तो चार्ज हॉलो स्फीयर में जानते हो बेटा कि अंदर v का मान क्या बना रहता है, कांस्टेंट, और बाहर क्या होता है v प्रोपोर्शनल टू 1/r निकलते हैं। जब r से बाहर निकलते हैं ना, ये पेरीफेरी से बाहर निकलते हैं, तो ये होगा बेटा। और ये किसका है बेटा, ये है चार्ज सॉलिड स्फीयर का, चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, हो गया बेटा। और ये तो हम लोग देख चुके, तो ये भी देखिए बेटा, सबका क्लियर हो गया। ये भी हॉलो स्फीयर है, लेकिन दो चार्ज होंगे, बाहर और एक अंदर। ये चार्ज सॉलिड स्फीयर का, ये चार्ज हॉलो स्फीयर पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ। ये चार्ज हॉलो स्फीयर किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बेटा। ये किसका है, ये अर्थ का ग्राफ है। अर्थ में, अर्थ हो या चार्ज सॉलिड स्फीयर हो, तो चार्ज सॉलिड स्फीयर ने दिया है, ग्रेविटेशनल का दिया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया बेटा, तो ग्रेविटेशनल यानी कि पृथ्वी का पोटेंशियल। ओके, तो द ऑप्शन इज डी ऑप्शन। तो ये था बेटा, ये था आज का लेक्चर, आज का एपिसोड। तो जब तक आप इसको तैयार करिए, और मैं तब तक आपके लिए फिर मेहनत करने जा रहा हूँ। तो अब हम लोग क्वेश्चन बना हुआ है बेटा, 1 से 50 तक पहला सेट तैयार है। तो मैं अभी जब तक आप पढ़ेंगे तब तक मैं अभी फिर दूसरा वाला, इसका 3 नंबर का पार्ट नंबर 3 आएगा, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 50 तक होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।